नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र उपाध्याय। देश की राजनीति में इस समय ज़बरदस्त उठापटक मची हुई है। हालांकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार बन गई है, लेकिन सरकार के कामकाज को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और सरकार के कामकाज के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है वो भी काफ़ी कुछ देखने को मिल रही है। तो इस पूरे प्रकरण की समीक्षा करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार को सरकार ने, मोदी सरकार ने अनदेखा किया था और मोदी फिर भी सत्ता पर जमे रहे। क्या इस बार भी वैसा ही हो जाएगा? क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, महिलाओं, किसानों, युवाओं, गरीबों और अल्पसंख्यकों के मुद्दे तो पहले जैसे ही हैं। पूरे चुनाव में मोदी इन पर बात करते हुए नजर नहीं आए, या कहें तो पूरे चुनाव में मोदी इन पर बात करने से बचते हुए नजर आए। लेकिन क्या वो आगे भी ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि इस बार बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, बल्कि मोदी की सरकार नीतीश और नायडू के सहारे खड़ी है और इस बार विपक्ष भी कमजोर नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन काफी मजबूत बनकर उभरा है और उसके इरादे साफ हैं कि इस बार वो मोदी की मनमानी नहीं चलने देगा। चुनाव रिजल्ट आने के साथ ही राहुल गांधी ने शेयर मार्केट घोटाले में मोदी और शाह पर आरोप लगाकर बता दिया था, आप याद कीजिए, कि विपक्ष का काम शुरू हो चुका है। वहीं अब कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी को जनता से जुड़ी समस्याओं पर घेरना शुरू कर दिया है। देखिए किस तरह महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने पोस्ट डाली है। महंगाई मैन मोदी, देख रहे हैं आप, महंगाई मैन मोदी। यहां पे अलग अलग सामान का दाम, जैसे आलू आटा 10 किलो 2013 में 210 रुपए किलो, तो 2024 में 425 रुपए किलो, और 10 किलो 210 रुपए का 10 किलो, तो यहां 425 रुपए का 10 किलो आटा की बात कर रहा हूं। वैसे ही फुल क्रीम दूध की कीमत आप देखिए, वैसे ही देसी घी, ये तमाम यहां पर डीजल पेट्रोल से लेकर अरहर दाल, सरसों तेल, देसी घी, सबके दाम 2013 में क्या थे और 2024 में क्या हैं, इस महंगाई मैन के इस ग्राफिक्स में कांग्रेस पार्टी ने दिखाने की कोशिश की है। वहीं एक और ट्वीट में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के परिवारवाद पर निशाना साधा है। बीजेपी के परिवारवाद पर यहां साफ साफ परिवार मंडल, मोदी का मंत्रिमंडल, ये लिख रही है कांग्रेस पार्टी। परिवार मोदी का परिवार मंडल, ये साफ साफ यहां पर परिवार मंडल, मोदी का मंत्रिमंडल, ये बता रही है कांग्रेस पार्टी। तो अलग अलग ढंग से, चाहे महंगाई मैन हो, चाहे परिवार मंडल हो, यहां पर बात करते हुए और ग्राफिकली ये दर्शाते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। यानी कि कांग्रेस पार्टी की निगाहें जो हैं वो सीधी सीधी वहीं पर टिकी हुई हैं जहां से नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को परेशानी हो सकती है। आपको बता दूं कि आज कांग्रेस ने नीट परीक्षा में हुए घोटाले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके साथ ही अग्निवीर पर भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के ये कदम बता रहे हैं कि इस बार वो बीजेपी और मोदी को जवाब देने पर मजबूर कर देगी। बीजेपी कांग्रेस के सवालों से कैसे बचेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और वहीं दूसरी तरफ अब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लिए आसार अच्छे नहीं दिख रहे हैं। आने वाले समय में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और अगले 4 महीनों में शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र से बीजेपी की विदाई तय है। यानी कि शरद पवार ने अगले 4 महीनों में महाराष्ट्र से बीजेपी की विदाई की भविष्यवाणी कर दी है। तो वहीं दूसरी तरफ अब बिहार में तेजस्वी यादव ने पिछली बार से 4 गुना ज्यादा सीट मिलने का दावा किया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 4 गुना ज्यादा सीटें मिलेंगी पिछली बार से ज्यादा। इसके पीछे तेजस्वी यादव ने तर्क भी दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में हमें 0 आया था और 2020 के विधानसभा चुनाव में हमें 75 सीटें मिली। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में 4 सीटें आई हैं, तो विधानसभा चुनाव में भी हमें 4 गुना ज्यादा सीटें मिलेंगी। आपको बता दूं कि बिहार में अगले साल चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं, इसीलिए उनके सामने अब जनता के बीच साख बचाने की चुनौती है। और यहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो यही चुनौती बीजेपी को भी है, जो जातिगत जनगणना, आरक्षण और विशेष राज्य जैसे मुद्दों पर घिर सकती है और जेडीयू से इन्हीं मुद्दों पर उसकी अनबन भी हो सकती है।
आपको यह भी बता दूं दोस्तों कि केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले अर्जुन राम मेघवाल ने पदभार संभालते हुए कहा है कि यूसीसी अभी भी मोदी सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। उन्होंने साफ साफ अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि यूसीसी अभी भी मोदी सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि जेडीयू यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मुद्दे पर आम सहमति बने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आप याद कीजिए, 2017 में यूसीसी पर विधि आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी, एक खत लिखा था, और उस खत में क्या कुछ लिखा था वो भी बताऊंगा। लेकिन 2017 में अपने पत्र में नीतीश कुमार ने जो लिखा था वो सुनिए। लिखा था उन्होंने कि सरकार को समान नागरिक संहिता लाने का प्रयास करना चाहिए। ये कोशिश स्थायी और टिकाऊ हो, इसके लिए व्यापक तौर पर आम सहमति बनानी चाहिए। इसे किसी आदेश द्वारा नहीं थोपा जाना चाहिए। ये 3 सेंटेंस पढ़ के आपको सुना रहा हूं। जेडीयू ने यह भी कहा है कि यूसीसी को किसी राजनीतिक साधन के रूप में नहीं बल्कि सुधार के रूप में देखना चाहिए। वहीं केसी त्यागी ने अग्निवीर योजना को लेकर कहा है कि इससे मतदाता नाराज हैं। जी हां, अग्निवीर योजना से मतदाता नाराज हैं। हमारी पार्टी चाहती है कि जिन कमियों पर जनता ने सवाल उठाए हैं उन पर विस्तार से चर्चा की जाए और उन्हें दूर किया जाए। इस तरह के बयानों से समझा जा सकता है दोस्तों कि जेडीयू और बीजेपी के बीच मुद्दों को लेकर अभी से ठन गई है। वहीं बिहार में एनडीए में बिखराव की आशंका भी दिख रही है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने एक अखबार की कटिंग के साथ में ट्वीट किया। एक अखबार की कटिंग साझा की है, उसके साथ ट्वीट किया। ये अखबार की कटिंग, उसके साथ जो लिखा है इस ट्वीट में उन्होंने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्वीट में उपेंद्र कुशवाहा लिख रहे हैं कि एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से करबद्ध निवेदन है कि ऐसी खबरों को पब्लिक डोमेन में जाने से रोकें, बचें, क्योंकि इस तरह की खबरें हमारे आपस में कटुता बना सकती हैं, आरोप प्रत्यारोप की स्थिति को जन्म दे सकती हैं। चुनाव रिजल्ट, चुनाव परिणाम की समीक्षा अति आवश्यक है, परंतु यह हमारा यानी एनडीए का आंतरिक मामला है। इसका मकसद हमारी कमियां ढूंढकर मिलजुल कर उसको दूर करना है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव की फुल प्रूफ रणनीति बनाई जा सके। सार्वजनिक मंच पर चर्चा हमारे मूल मकसद को ध्वस्त कर सकती है। उधर विरोधी आग में घी डालने के लिए तो बैठा ही है। अतः हम सबको गंभीर होकर अर्जुन की तरह बिहार को फिर से 2005 के पहले वाली स्थिति में ले जाने से रोकने के लिए पुनः एनडीए सरकार की स्थापना के अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये लिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो हार गए, अपनी सीट नहीं बचा पाए, जीत नहीं पाए। दरअसल खबर छपी, इस अखबार में क्या खबर छपी? खबर यह छपी कि जेडीयू के वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुए। यह बात बीजेपी की एक समीक्षा बैठक में सामने आई है और उपेंद्र कुशवाहा चाहते हैं कि यह खबर बाहर ना आए, क्योंकि इससे आपसी कटुता बढ़ सकती है। तो कुल मिलाकर बीजेपी के सामने चुनाव जीतने और सत्ता पर काबिज होने के बावजूद कई चुनौतियां हैं, और इनसे बीजेपी कैसे निपटेगी और क्या एनडीए को एकजुट रख पाएगी बीजेपी, या क्या एनडीए को एकजुट रख पाएंगे नरेंद्र मोदी, इस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एनडीए में के अंदर जो ये बड़ी उथल पुथल है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अंदर खाने जो मीटिंग चल रही है वो बाहर ना आए, लेकिन उस मीटिंग के मुद्दों को, उस मीटिंग की बातों को कौन बाहर लेके आ रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ केसी त्यागी, नीतीश कुमार, इन सब की बातें बिहार से लगातार आ रही हैं। महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं, कल आपने सुना इसी चर्चा में जो हमने शिंदे साहब की बात, एकनाथ शिंदे की बात बताई थी, जो कह रहे थे कि 400 पार का जो नारा था वो कहीं ना कहीं हमारे लिए वो घातक साबित हुआ। अगर एकनाथ शिंदे का वो बयान है अभी अपने सामने, तो जिसको जरूर ले आइए स्क्रीन पर और उस बयान को देखते हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि 400 पार का जो नारा था, नरेंद्र मोदी ने वो नारा दिया था। क्या नरेंद्र मोदी को सीधी चुनौती एकनाथ शिंदे दे रहे हैं? तो एकनाथ शिंदे, चाहे अजीत पवार और इन सब के ऊपर शरद पवार और उद्धव ठाकरे, ये दोनों निगाहें टिकाए बैठे हैं। और बिहार में आप जो स्थिति देख रहे हैं, ये तो एनडीए के अंदर क्या उथल पुथल चल रही है, इसकी हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। और क्या एनडीए के इस उथल पुथल से खुद को, अपनी सरकार को बचा पाएंगे नरेंद्र मोदी? बड़ा सवाल है।
आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, हमारे साथ मुकेश कुमार सिंह साहब हैं, हमारे साथ डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। आगे बढ़ें। एकनाथ शिंदे की बात मैं कर रहा था, जरा उनके उस बयान को जरा सुन लेते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनिए एकनाथ शिंदे को क्यों तकलीफ है कि नरेंद्र मोदी ने आखिर 400 पार का नारा दिया, तो उससे क्या हानि हुई, सुनिए। सेट कर गया, संविधान बचाने की बात होने लगी और हमारी जमीन जो है वो खिसक गई। ये जमीन खिसकी कैसे, ये सेंटेंस वो नहीं बोल रहे हैं, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन ये जमीन कैसे खिसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना यहां पर। और क्या यहां से एक दूसरी बात, एक दूसरा जो नैरेटिव है वो सेट होते हुए दिखाई देता है, ये समझना जरूरी है यहां पर। और यहीं से ये भी जानना जरूरी है कि क्या एनडीए के अंदर उथल पुथल अभी मची हुई है, क्या यहां से एक बड़े बदलाव की ओर हम देखेंगे इस देश की राजनीति को, क्या यहां से हम जब 24 तारीख को सदन के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो फ्लोर टेस्ट की तरफ बढ़ते हुए जाएगी, बढ़ेगी, तब और भी चुनौतियां सामने आएंगी। उपेंद्र कुशवाहा जो बात कह रहे हैं कि अंदर की बात अंदर ही रहे तो बेहतर है, ये कहने का मतलब क्या है? क्या उपेंद्र कुशवाहा को आज आखिर क्यों ये बात समझ में आ रही है जो कह रहे हैं कि एनडीए को मजबूत करने की जरूरत है और बिहार को 2005 से पहले वाले बिहार में तब्दील नहीं करना है? ये कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 2005 से पहले बिहार में लालू प्रसाद यादव का राज था और उसे ये लोग जंगल राज कहा करते हैं। तो क्या लालू प्रसाद यादव के काल खंड में न जाए इसकी चिंता आज हो रही है इनको? लेकिन अभी 2 दिन पहले तो यही उपेंद्र कुशवाहा कुछ और कह रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा था कि मुझे बुलाया ही नहीं, मुझे हरवाने में किन किन लोगों ने मदद की है और कौन लोग यहां विभीषण की भूमिका में रहे ये मुझे सब पता है। यही बात उपेंद्र कुशवाहा कह रहे थे। तो फर्क क्या है, ये 2 दिनों में क्या बदल गया है? आखिर उपेंद्र कुशवाहा बिहार को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर, अपने इस गठबंधन को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? सब पे निगाहें टिकाएंगे, हम सब की बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हम जरा यहीं से कि क्या 400 पार का नारा जो था या संविधान बचाओ का नारा जो था वो नरेंद्र मोदी को भी परेशान कर गया, इसलिए नरेंद्र मोदी को सिर से लगाना पड़ा, सिर माथे पे रखना पड़ा संविधान की किताब को। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कैसे देखा जाए और कैसे उथल पुथल आप देखते हैं आने वाले समय में? राजीव जी, जिस संविधान की बात करते थे, जिस संविधान की शपथ मोदी जी ने ली है, उस संविधान की किताब को लेकर राहुल गांधी पूरे देश में घूमे हैं। उन्होंने पूरे देश की जनता को संविधान की किताब दिखाई है और बताया कि दोस्तों, मतदाताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी और उनकी सरकार इस संविधान में बदलाव करना चाहती है। जो संविधान आपको अधिकार देता है नागरिकता का, जो संविधान आपको आरक्षण का अधिकार देता है, जो संविधान आपको बराबरी का अधिकार देता है, जो संविधान कहता है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, वो किताब राहुल गांधी ने लोगों को दिखाई। और अब उस किताब के डर से प्रधानमंत्री मोदी को घबराहट हो रही कि कैसे उस मामले से निपटे हुए। कुल मिला के बात यह कि बीजेपी की सरकार, खास करके नरेंद्र मोदी जो है, वो पत्थर का अचार बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कुछ ऐसी चीज करें कि और वो लोग उस पत्थर के अचार को खाएं जो संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी असंभव को संभव कर दिखाना चाहते हैं और देश की जनता ने बताया कि हम जो करेंगे वही सही होगा। और अभी तो ये इब्तदा है, अब आगे आगे देखिए क्या होगा। अभी राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग जोर शोर से उठ रही है। आप कल्पना कीजिए कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हो, 10 साल तो कोई नेता प्रतिपक्ष रहा नहीं, लेकिन अब जब नेता प्रतिपक्ष होंगे राहुल गांधी, तो नेता प्रतिपक्ष की सलाह लेनी पड़ेगी सरकार को। तमाम कमेटियों में नेता प्रतिपक्ष की राय लेनी पड़ेगी और उनकी किनको सदस्य बनाया जाए ये पूछना पड़ेगा। कौन से कानून पास कर रहे हैं वो बात अब वो नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी में जो घबराहट है वो इस बात से घबराहट है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन आगे बढ़ा है, जिसकी कल्पना इंडिया गठबंधन के लोगों ने, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नहीं की होगी कि ऐसा होने वाला है।
लेकिन वो सब हुआ है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के धड़े में जितने धड़े हैं उन लोगों में खटपटाहट है कि आगे जाके क्या होगा। शिंदे जी की मजबूरी आप समझिए राजीव जी, अभी चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, वो शिंदे जी की पार्टी की हालत बहुत खराब है, उनकी पार्टी के लोग दूसरे दलों में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अजित पवार का यही हाल है, फडणवीस जी इस्तीफा देने की पेशकश बार बार करते हैं कि भाई हमसे इस्तीफा ले लो। जो प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात करते हैं वो आंध्र प्रदेश में जाकर टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के बेटे की शपथ दिलवाते हैं। जो नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम को नहीं रखते, वो वहां आंध्र पे जाके वो शपथ के समारोह में मौजूद रहते हैं जहां 3 मुस्लिम विधायक हैं। तो ये बात नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए से और आरएसएस की विचारधारा से मेल नहीं खाती। ये क्या हो रहा है जी। दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से परिवारवाद की बात मोदी जी करते रहे और चंद्रबाबू ने अपने बेटे को मंत्री बना दिया, अब वो कुछ बोल नहीं सकते। चिराग पासवान को मंत्री बनाने वाले नरेंद्र मोदी कहते हैं कि परिवारवाद बुरा है, क्योंकि जब वो परिवारवाद की बात करते हैं तो वो केवल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव का भय उन्हें दिखता है, राहुल गांधी का भय उन्हें दिखता है और वे परिवारवाद की बात करते हैं। अब देखिए, सुप्रिया सूले के सामने हारने वाली उनकी ननद अजित पवार उनकी भाभी हैं। हाँ, उनकी भाभी, उनको वो राज्यसभा में भेजने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो भाई अब क्यों मान रहे हो आप? आपकी तो मिली जुली सरकार है महाराष्ट्र में, तो ननद भौजाई में आप क्यों पूरे परिवार को ला रहे हो? मतलब ननद भौजाई में एक लोकसभा में, दूसरी राज्यसभा में। अब आप नहीं कहोगे परिवारवाद है। चिराग पासवान को मंत्री बनाते वक्त उन्होंने नहीं कहा परिवारवाद है, सिंधिया को मंत्री बनाते वक्त नहीं कहा परिवारवाद है। कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जो मुहावरे गढ़े थे 2014 के पहले, उन सारे मुहावरे अब गटर में चले गए। उसकी गैस बन रही है, उसकी गैस की चाय भी नहीं बन पा रही। इस सब बात से नरेंद्र मोदी परेशान है कि आखिर हो क्या रहा। वो जो चाहते हैं वो कुछ हो नहीं रहा। एनडीए में उथल पुथल मची हुई है। बिहार में क्या होगा इसकी कल्पना उन्हें है। विधानसभा चुनाव होंगे बिहार में तो क्या होगा। और इस तरह की बातें एक्सपर्ट कर रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद जो आगामी 3-4 बड़े विधानसभा चुनाव हैं, उन चुनावों के बाद बीजेपी की असली मुसीबतें शुरू होने वाली है और बीजेपी या एनडीए की सरकार अल्पमत में आने की ओर आगे बढ़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। अभी तो उपचुनाव होने वाले हैं कुछ सीटों पर, उन उपचुनाव में भी अंदाज लग जाएगा कि बीजेपी या एनडीए के साथ कितने लोग हैं। तो कुल मिला के इंडिया गठबंधन की एकता, राहुल गांधी की मजबूती, आप ये देखिए कि राहुल गांधी को के साथ 10 साल तक अन्याय हुआ। कोई हमारे संविधान में ये बात नहीं लिखी है कि 10% सीटें होना जरूरी है तभी विपक्ष नेता प्रतिपक्ष बनेंगे, लेकिन 10 साल में नेता प्रतिपक्ष बनाने की हिम्मत उन्होंने नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो करेंगे मनमानी नहीं कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी को गाली देने वाली एनडीए के दल दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार कर लेते हैं, जिनको 70 में से केवल 3 सीटें मिली है। तो ये सारी बातें गंभीर है। और एक बात देखिए, जब नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा तो न ये चुनाव आयुक्त अपने मन मर्जी से बना सकेंगे, न ईडी का प्रमुख अपनी मर्जी से बना सकेंगे, न दूसरे कुछ महत्वपूर्ण पद है, संवैधानिक संस्थाएं वहां अपनी मनमानी कर सकेंगे। उन्हें सलाह लेना जरूरी है। जो सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो गोदी मीडिया है उससे राहुल गांधी को तवज्जो देनी पड़ेगी। यहां तक कि दूरदर्शन को भी राहुल गांधी को तवज्जो देनी पड़ेगी नेता प्रतिपक्ष के रूप में, आधिकारिक रूप से उनके बयान को दिखाना पड़ेगा, कैबिनेट मंत्री का ओहदा उनका होगा। तो ये सारी बातें नरेंद्र मोदी भविष्य की परिकल्पना से चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि अब उनके लिए एक एक दिन, एक एक घड़ी बहुत भारी पड़ रही है। राजीव जी, बहुत इम्पोर्टेंट दिशा में आप इस डिबेट को, इस चर्चा को लेकर चले गए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राहुल गांधी अगर यहाँ
या राहुल गांधी की जगह पे कोई भी दूसरे, हो सकता है गौरव गोगोई हो, उनका नाम भी चल रहा है। राहुल गांधी अगर स्वीकार नहीं करते हैं इस पद को, तो हालांकि हम लोगों का कहना है कि ऐसे पदों को और चुनौतीपूर्ण पदों को राहुल गांधी को स्वीकार करना चाहिए और उनको सामने आना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष अब खुले तौर पर इंडिया गठबंधन के पास होगा, इस देश के पास होगा, और जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा जिसके पास में। लेकिन इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पहलू जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो ये है कि अब सरकार को कुछ भी फैसले लेने से पहले नेता प्रतिपक्ष से भी बात करनी होगी और मीडिया को भी नेता प्रतिपक्ष से बात करनी होगी। इन सारी चीजों को अगर देखिए तो देश में अभी तक जो निरंकुश टाइप से अगर सरकार चल रही थी, जहां कहीं भी एक कंट्रोल नहीं था, वो कंट्रोल नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिखाई देगा और यहां से एक जबरदस्त कहें तो चुनौती पेश होती हुई नरेंद्र मोदी के सामने दिखाई देती है। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात जो अभी अभी सूचना आई है कि 25-24 जून से इसी अगले सप्ताह सोमवार, ये कमिंग सोमवार नहीं, उसके आगे वाला 17 नहीं बल्कि 24 वाला 24 तारीख सोमवार से लोकसभा की शुरुआत हो रही है और 25 तारीख तक नाम देना है लोकसभा अध्यक्ष के लिए। 25 तक नाम देना है, 25 तक नाम देना है और 26 को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। यह भी महत्वपूर्ण पहलू है कि आखिर अध्यक्ष कौन होगा, लोकसभा में स्पीकर का पद किसके हवाले जाता है, यह देखना दिलचस्प होगा। क्या यहां पर इंडिया गठबंधन अपनी तरफ से वैसे कैंडिडेट को उतारेगा जो कैंडिडेट चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के लिए भी परेशानी का सबब बने? क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये दोनों एनडीए की तरफ से उतारे गए कैंडिडेट की तरफ नहीं बल्कि इधर झुकते हुए नजर आएंगे? यह भी दिलचस्प होगा। प्रकाश जी कुछ जोड़ना चाहते हैं आप, प्लीज जोड़िए, फिर मुकेश कुमार सिंह साहब के पास आता हूं। एक बात जोड़ना चाहता हूं, स्पीकर को लेकर यह हमेशा परंपरा रही कि स्पीकर भले ही स्पीकर पहले विपक्षी पार्टी का होता था, अब तो हाल है कि स्पीकर भी उसी पार्टी का जिसकी सरकार है और डिप्टी स्पीकर भी उसी पार्टी के जिसकी सरकार है। तो ये सब जो परंपराएं शुरू हो रही है ये बहुत घातक है, चिंता की बात है। डिप्टी स्पीकर तो है ही नहीं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, डिप्टी स्पीकर तो 10 साल हो गए नहीं है, चुनाव भी नहीं किए। कितनी बार बोले हम लोग भी अपनी इसी चर्चा में, कितनी बार हम लोगों ने चर्चा की कि आखिर डिप्टी स्पीकर कहाँ हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष की आज तक आपने वैकेंसी पूरी ही नहीं की। मतलब दिल्ली देश की बात में है, राज्यों में भी यही हाल है, यहां तक कि मध्य प्रदेश में भी यह हाल है कि कोई डिप्टी स्पीकर है ही नहीं। मतलब लोकसभा का जो हाल है वही हाल विधानसभाओं का भी है। यह बहुत चिंता की बात है। ये चिंता की बात इस लोकतंत्र के लिए, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये जरूर चिंता की बात हो सकती है कि आप डिप्टी स्पीकर का पद अभी तक खाली रखे हैं पिछले 10 साल से। उसके अलावा जो आप कह रहे थे कि पहले तो स्पीकर का पद जो होता था वो विपक्ष को दिया जाता था, लेकिन विपक्ष को अगर आप पद दे देंगे तो वहां पर स्विच ऑफ कौन करेगा, ये भी देखना होगा। खैर, राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, आपको याद होगा कई सारे काटे गए थे। चलिए, ये बहुत मजेदार सत्र शुरू हो रहा है। 11 दिन का शायद सत्र है या उससे कम दिनों का है, मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही कम दिनों का सत्र है। लेकिन मजेदार सत्र होने वाला है, बहुत चुनौतियों भरा सत्र होगा। और इन सब के बीच राहुल गांधी हो या गौरव गोगोई हो या कोई भी तीसरा हो, जो भी बनता है, नेता प्रतिपक्ष एक चुनौती पेश करता हुआ नजर आएगा। और इस बार सत्ता पक्ष की मजबूरी है कि वो नेता प्रतिपक्ष वहां पर खड़ा करे, और यह मजबूरी कहीं ना कहीं एक तरफ से देखा जाए तो एक ऊपर से दबाव, प्रेशर बनाते हुए दिखाई दे रहा है अभी से। डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह साहब, जरा आपसे समझूं यहां, और दूसरा उधर बिहार की हम बात कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा जी को आज एनडीए की बड़ी चिंता हो रही है। आखिर क्यों उपेंद्र कुशवाहा जी को चिंता होने लगी? नीतीश बाबू को तो कोई चिंता है नहीं, वो जाते नहीं हैं उधर अपने घटक दल, अपने साथी के ओथ सेरेमनी में। वो चुपचाप शांत बैठे हुए हैं। कहा जा रहा है कि निराश भी हैं, नाराज भी हैं। और इधर उपेंद्र कुशवाहा कल कुछ और कहते हैं, आज कुछ और कहते हैं। आखिर ये चल क्या रहा है एनडीए में? मुकेश जी। देखिए राजीव, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसमें हम लोगों को कुछ बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत है। नेता खाली बैठे हैं, 2-4 बातें ऐसी ही बोलेंगे, इन बातों में कोई और छोर नहीं है और इनसे राजनीति की दशा दिशा भी नहीं तय होती। इसलिए पूरी विनम्रता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मीनिंगलेस लोग हैं, बिल्कुल हाशिए पे बैठे हैं, कोई मतलब नहीं है। और इनकी बातों में बहुत कुछ ढूंढने और खोदने में भी मुझे वो
वो पॉलिटिकल सेंस नहीं नजर आता। माफी चाहता हूं इस बात की। जी। लेकिन बिहार चलने से पहले जरा मैं कुछ एक चीजें जोड़ दूं जो मुझसे पहले इसी बुलेटिन में कही गई, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी ने कही और आपने भी कही कि, और वो है संसद के बारे में और स्पीकर के बारे में। देखिए, संसद सत्र में पहले दिन यानी सबसे पहले, अभी तो प्रोटेम स्पीकर ही नहीं प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, यानी टेम्पोररी स्पीकर, कार्यवाहक स्पीकर, और प्रोटेम स्पीकर आए, उसके बाद वो सबको, सदस्यों को जो नए चुन के आए हैं उन सबको जो है वो शपथ दिलाई जाएगी। शपथ के बाद जो पहली प्रक्रिया होती है वो होती है नए स्पीकर को चुनना, क्योंकि जो लोग शपथ लेकर के बाकायदा एमपी बन चुके हैं वही लोग चुनेंगे। और स्पीकर को चुनने में यहां जो बात एक दिख रही है कि आप देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और निवर्तमान स्पीकर ओम बिरला जी, उनको कैबिनेट में नहीं लिया गया है। वो जीत के आए हैं, तो उनको कैबिनेट में क्यों नहीं लिया गया है? क्या मोदी सरकार का इरादा ये है कि वो ओम बिरला को ही रिपीट करना चाहता है? ये बात कयास ही सही, लेकिन इस कयास के पीछे लॉजिक ये है कि कैबिनेट एक्सपेंशन में उनको नहीं लिया गया है। दूसरी बात ये कि ये कयास एक और चीज से बढ़ता और जुड़ता है, वो ये है कि आप गौर करें तो इस सरकार में ज्यादातर महत्वपूर्ण पदों पे मंत्रियों को या अन्य अफसरों को, जैसे आज भी देखिए डोभाल और पीके मिश्रा का कंटिन्यूएशन का ऑर्डर आ गया, तो इस सरकार में मोदी सरकार ने कोशिश की है कि हम ज्यादा से ज्यादा पुराने ही लोगों को उनकी पुरानी ही जगह पर कंटिन्यू करें। एक और चीज हम देखें कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हुआ है, उसमें कोई सेंसेशनल चीज एनडीए के सहयोगी दलों को नहीं मिला है। लोग मजा ले रहे हैं और मजा लेने का अपने आप में एक आधार भी है, और वो ये है कि इनको झुंझुना मंत्रालय थमा दिए गए हैं। तो इससे एक और बात पैदा होती है कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एनडीए के नेताओं में, खासतौर से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बीच में इस तरह की रजामंदी और सहमति बन गई कि इनकी स्पीकर के पद के लिए ये लोग इंसिस्ट नहीं करेंगे? ये संभव है। और दूसरी तरफ यही हम साथ साथ देखें कि ये जो नंबर मिला है, यानी सरकार को जो नंबर मिले हैं, उन नंबर्स में अगर हम गौर करें तो ये बात भी सरकार की तरफ से कही गई है कि हम समझौता करके गठबंधन चलाएंगे, ठीक से चलाएंगे, और हम जो है वो दबेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं एनडीए के सहयोगी दलों की तरफ। ये बात ये बताने के लिए काफी है कि देखिए, अभी अभी ये सरकार बनी है और मुझे जनता दल आरजेडी के सांसद जो राज्यसभा में हैं, झा जी, मनोज कुमार झा, मनोज झा की एक बात मुझे बड़ी पॉलिटिकल सेंस वाली लगती है, और वो ये है, वो ये कहते हैं कि अभी तो इस सरकार का हनीमून पीरियड शुरू हुआ है, हनीमून में थोड़ी तलाक की बात होती है। तो मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, ये बात लॉजिकली समझी जा सकती है। अब देखिए दूसरी तरफ ये है कि अगर अर्जुन राम मेघवाल ये कह रहे हैं कि साहब हम जो है वो कॉमन सिविल कोड आज भी हमारे एजेंडा में है, और उधर से केसी त्यागी नीतीश कुमार की ही आवाज है, तो केसी त्यागी अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं साहब हम इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन यूनानिमिटी बननी चाहिए, आम सहमति बननी चाहिए, तो आम सहमति अगर बना करके मोदी सरकार चले तो फिर कहां दिक्कत है? दिक्कत तो सिर्फ तब थी ना जब मोदी सरकार कहे माई वे और हाईवे। आप अचानक जो है वो सांसदों को संसद से निकाल बाहर कर देते हैं और उसके बाद जो है वो बहुत सेंसिटिव लेजिस्लेशन ले आते हैं। आपको जो मर्जी आती है, जिस बिल को चाहते हैं आप मनी बिल के रूप में ले आते हैं, ताकि उस पर राज्यसभा में चर्चा ही ना हो, राज्यसभा उस पर बात ही ना कर सके। तो ये जो दस्तूर था आपका, ये जो तरीका था आपका पहले वाला, वो तरीका अगर आप बदलने को तैयार है, चाहे अपने सहयोगी दलों के प्रेशर से बदलने को तैयार है, या आपकी आंख खुल गई है चुनाव नतीजों को देख करके, दोनों ही बातें हो सकती है। पॉलिटिशियन बहुत इस मामले में समझदार और चालाक होते हैं, उन्हें मालूम है कि कब हमें अपने रंग रोगन तेवर बदलने हैं। जी।
लिहाजा हमें ये नहीं मान कर चलना चाहिए कि तुरंत ही कुछ ऐसा होने जा रहा है, थोड़ा सा वक्त लगेगा। और थोड़ा सा वक्त लगने के लिहाज से ही मुझे ये लगता है कि ये देखें कि हम कहां पहुंचते। मान लीजिए कि अग्निवीर को लेकर के जो बात केसी त्यागी ने कही है, अगर सरकार, और उस तरह की खबरें आ गई हैं कि सरकार भी उसको जो है वो रिव्यू कर रही है, उसको सर्वे करना चाहती है कि लोगों की नाराजगी क्या है वगैरह वगैरह। हालांकि इतना कुछ सर्वे करने के लिए है नहीं। फॉर्मर आर्मी चीफ नरवणे की किताब पढ़ी है, 10 पन्ने पढ़ लें उसके, उससे समझ में आ जाएगा कि क्या गड़बड़ी है और क्यों गड़बड़ी है। बहरहाल वो एक चीज की जाती है पब्लिक पॉस्चरिंग के लिए कि नहीं हम रिव्यू कर रहे हैं, हम देख रहे हैं और हम चाहेंगे तो इसको विड्रॉ कर लेंगे या मॉडिफाई कर लेंगे, ऐसा कुछ होगा। तो ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ये धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी और उसके आधार पर ही फिर तय होगा कि ये सरकार कितनी स्टेबल है, कितनी फ्रेजाइल है। एक और चीज जो हम लोगों को अभी देखनी है, जो हम लोग अभी देख नहीं पाए हैं, उसकी छटा भी नहीं देख पाए हैं, और वो ये है कि नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी पारी में, जो प्रधानमंत्री की पारी है उनकी, इस पारी में वो अपने पुराने तेवर में है कि नहीं है। एक टुकड़ा जरूर इसका छोटा सा दिखा था जिस दिन वो सेंट्रल हॉल में अपनी एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में जो है वो संविधान को एक तरफ तो उन्होंने सिर पे लगाया और दूसरी तरफ वो कहने लगे कि हाँ मुझे तो, मैं पूछना चाहता हूं ईवीएम जिंदा है कि नहीं। तो थोड़ा सा तो उसमें है उनके उस तेवर में, लेकिन वो बात उतनी ही है कि उससे कहीं और आगे जाएगी। और ये बात इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है अगर आप इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखें कि मोहन भागवत ने जो बातें मणिपुर को लेकर के कही हैं, जो बातें यूनानिमिटी को लेकर के कही हैं, जो बातें कंसेंसस बिल्डअप को लेकर के कही हैं, जो बातें समावेशी राजनीति को लेकर के कही हैं, वो किसके लिए कही है? वो नरेंद्र मोदी सरकार के लिए ही कही है। यानी अब रही बात इसकी कि हाँ चुनाव क्यों हार गए, सबको मालूम है 400 पार का नैरेटिव आपका गलत मिसफायर हुआ, बैकफायर कर गया कहिए। तो वो बातें हो गई अब पुरानी। अब है बात आगे की। संसद का जो सत्र अभी होने जा रहा है, जिसमें कि पहले दिन मैंने आपको बताया शपथ ग्रहण, दूसरे दिन जो है वो 2 दिन शपथ ग्रहण चलेगा, दूसरे दिन तक नाम आ जाने चाहिए, उसके बाद स्पीकर का इलेक्शन होगा। स्पीकर के इलेक्शन में देखिए आमतौर पे जो सत्तारूढ़ पार्टी है स्पीकर उसी का होता है। बड़ा सीधा सिंपल सा नियम है कि स्पीकर मेजॉरिटी वाली पार्टी का, मेजॉरिटी से बनेगा। तो मेजॉरिटी किसकी होगी? सत्ता पक्ष की होगी, तभी तो वो सत्ता में होंगे। दूसरी बात क्या है डिप्टी स्पीकर की। डिप्टी स्पीकर में भी यही नियम है, लेकिन कन्वेंशन दूसरा है। परंपरा ये रही है कि भाई स्पीकर, हम जो है डिप्टी स्पीकर आप दे दीजिए अपोजिशन की पार्टियों से, जो नहीं दिया गया पीछे, लेकिन वो परंपरा है, रूल नहीं है। रूल तो डिप्टी स्पीकर का भी इलेक्शन ही है। रूल नहीं है, रूल की बात भी नहीं कर रहे हैं हम लोग, रूल की बात भी नहीं कर रहे हैं मुकेश जी। तो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये है कि भाई हमको, और आगे बढ़ते हैं प्लीज। मैं यही कह रहा हूं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा प्रेसिडेंशियल एड्रेस, ज्वाइंट सेशन होगा, ज्वाइंट सेशन में प्रेसिडेंशियल एड्रेस होगा। प्रेसिडेंशियल एड्रेस के बाद जो सबसे पहला एजेंडा होता है सरकार के सामने, वो होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो वोट ऑफ थैंक्स। वोट ऑफ थैंक्स पे चर्चा होती है। वोट ऑफ थैंक्स की चर्चा से तस्वीर बदलनी हमें दिखेगी राजनीति में। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई है कि एग्जिट पोल के साथ जो स्कैम जुड़ा हुआ है, अगर ये 30 लाख करोड़ का स्कैम है तो ये भयंकर स्कैम है। उसकी तह में जाने के लिए इस बात की कोशिश की जाएगी कि एक तरफ वोट ऑफ थैंक्स जो है उस पर चर्चा हो और दूसरी तरफ जाएंगे, उधर जाएंगे। मुकेश जी थोड़ा सा रुकिए, आगे बढ़ते हैं, वहां तक हम जाएंगे। थोड़े और भी साथी हैं, उन सब के बीच भी आते हैं। थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तमाम साथी, जरा आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास। और यहाँ वहां तक हम जाएं जिधर लेके जा रहे हैं मुकेश जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर खूब चर्चा हम करेंगे, क्योंकि आने वाला पूरा का पूरा जो सप्ताह है, इसके बाद वाला 24 तारीख से जो शुरू हो रहा है, पूरा उसी पर डेडिकेटेड होगा। और कई बार हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है, और उसी सत्र में फ्लोर टेस्ट से भी गुजरना है सरकार को। तो बहुत कुछ हमारे सामने, बहुत सारे इवेंट्स होंगे। राहुल लाल जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले की बात, जहां
जिस दिशा में लेके जा रहे हैं मुकेश जी, जहां तक पहुंच गए हैं वहां से थोड़ा सा मैं पीछे लेके आना चाहता हूं और थोड़ा मैं बिहार की राजनीति पे आना चाहता हूं, थोड़ी सी राजनीति महाराष्ट्र की भी। और बार बार हम लोग अभी 2 दिन कल भी हमने बिहार और महाराष्ट्र, कल या परसों हम लोगों ने बिहार और महाराष्ट्र की चर्चा खूब की थी। आज फिर से करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सरकार एनडीए की सरकार है उसमें बिहार और महाराष्ट्र और उधर आंध्र प्रदेश, इन 3 राज्यों का बड़ा योगदान है। और तीनों राज्यों में एनडीए, ये बीजेपी नहीं, एनडीए के जो दूसरे घटक दल हैं उनका सहयोग है। इसलिए भी क्योंकि देखिए आप, बिहार में 12 सीटें, आंध्र प्रदेश में 16 सीटें और उधर महाराष्ट्र में 8 सीटें, 7 शिंदे, एकनाथ शिंदे और एक अजित पवार, 8 सीटें, इन तीनों को मिला लीजिए आप तो इधर 28 और 8 36 सीटें हो जाती हैं। 36 सीट्स कम नहीं होती, इसलिए ये 36 सीट्स की बात करनी जरूरी है। जरा बिहार आना चाहता हूं और चाहे केसी त्यागी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो या नीतीश कुमार हो, आप बहुत नजदीक से जानते हैं राहुल लाल जी बिहार की राजनीति को, कैसे देखा जाए? राजीव जी, बिहार के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो नीतीश कुमार फिर से वही रहस्यमयी, जो उनकी एक चुप्पी होती है, रहस्यमयी मौन होता है उनका, उसी रहस्यमयी मौन की तरफ नीतीश कुमार अग्रसर है। देखिए, बिहार के पॉलिटिक्स को अगर देखता है राजीव जी, तो भूलना नहीं चाहिए कि अगर पुराना इतिहास भी देखें हम लोग, चाहे नीतीश कुमार के जो पार्टी है उनका पसंदीदा मंत्रालय रेल मंत्रालय, रामविलास पासवान जी का जो है कि पुराना पसंदीदा मंत्रालय रेल मंत्रालय रहा है। तो एक तो देखते देखिए जदयू के लोगों को बड़ी आशा थी राजीव जी कि उनको रेल मंत्रालय मिलेगी। अगर बिहार में आप बिहार के क्षेत्रीय दल केंद्र सरकार में भागीदार हो और उन्हें रेल मंत्रालय ना मिले तो पार्टियों में एक तरह से जो है कि कहीं कहीं असंतोष की स्थिति होती है और वो असंतोष की स्थिति होनी शुरू हो चुकी है। दूसरी चीज राजीव जी की जो एक असंतुलन दिखता है, देखिए प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट का बड़ा विस्तार कर दिया। उन्होंने जो मंत्रिमंडल, आप देखिए कि 71 मंत्रियों ने शपथ लिया। 2014 में आए तो प्रधानमंत्री ने बोला था कि भाई हमारी सरकार छोटी रहेगी, हम अधिकतम ये कि छोटा शासन में आपको सुव्यवस्थित गुड गवर्नेंस देंगे। लेकिन वैसे स्थिति में सहयोगी दलों को क्या मिला? आप सोच के देखिए कि नीतीश कुमार जी के पार्टी में जो हलचल मची हुई है, या फिर वो हलचल किस चीज की कि 12 सांसद हैं उनके, उसमें से केवल एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री मिल रहा है। 16 सांसद अगर चंद्रबाबू नायडू को है तो उनके भी एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री मिल रहा है। और जो पद मिले हैं वो पद किस रूप के मिले हैं, जिसको लेकर तमाम आलोचनाएं हो रही है कि तमाम भारी भरकम मंत्रालय तो जो है कि बीजेपी ने अपने पास ही रख लिए, सहयोगियों को कुछ दिया ही नहीं। तो एक जो गठबंधन सरकार की जो झलक मंत्रिमंडल विस्तार में दिखनी चाहिए वो नहीं दिखी है और बिहार में इसका प्रभाव दिखने लगे हैं। देखिए, बिहार के जदयू के भीतर भी एक खलबली स्थिति है। नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जी के पास अब 2-3 स्थितियां हैं। बिहार अब विधानसभा चुनाव की तरफ भी अग्रसर होना है। वो हम लोगों को प्रधानमंत्री जी का बयान भी हम लोगों को याद है राजीव जी, जिसमें कि वो कह रहे हैं 80,000 करोड़ चाहिए कि 90,000 करोड़ चाहिए। वो जो नीलामी वाली शैली में जो प्रधानमंत्री जी ने बिहार में भाषण दिया था और बिहार के स्पेशल पैकेज की वो राशि प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बढ़ा के 1,25,000 करोड़ रुपया तक पहुंचा दिया था राजीव जी। तो क्या बिहार को कोई आर्थिक विशेष पैकेज मिलने जा रहा है? इसको लेके कोई बात ना तो जदयू की तरफ से है ना तो केंद्र सरकार की तरफ से कही गई है। तो इसका मतलब तो यह है कि जो बिहार वासियों को उम्मीद थी कि बिहार के लोगों की भागीदारी होगी तो वो चीजें भी पूरी नहीं हो रही। आगे बिहार में अगर हम लोग देखें, बिहार से तो खबरें आ रही है कि कम से कम बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। जनता दल यूनाइटेड के 5 सांसद नाराज चल रहे हैं, नंबर 1 खबर। नंबर 2, हलचल इतनी ज्यादा है कि अजीत सिंह जो जदयू के नेता है, जगदानंद सिंह आरजेडी के नेता रहे, उनके बेटे हैं जदयू में थे, वो आज ही वो जदयू छोड़ के फिर से आरजेडी में आ चुके हैं। वो चुनाव लड़ने की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। तो इसलिए जदयू के भीतर की स्थिति को मैं सामान्य नहीं मान रहा हूं। जदयू के भीतर एक असामान्य स्थिति है और वो असामान्य स्थिति बिहार के ऊपर भी है। तो ऐसे स्थिति में देखिए, अगर नीतीश कुमार को जब भी लगता है कि उनका पार्टी खतरे में है, संकट में है, तो जो अगर वैसे स्थिति में वो उनको यू टर्न लेने में समय नहीं लगेगा। और जो लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, स्पीकर चुनाव की बात कर रहे हैं, उस समय वो किसी भी मुद्रा में वो प्रकट हो सकते हैं बिहार के राजनीति के संदर्भ में।
चूंकि और देखिए महाराष्ट्र की राजनीति को थोड़ा मैं इसके साथ जब मैं जोड़ता हूं। राहुल लाल जी, बिहार के संदर्भ में आप विशेष राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं। ये कब से ये डिमांड कब से है? नीतीश बाबू आए गए, पलटी मारे, उसके बाद भी और आज भी ये डिमांड है। रेल मंत्रालय की बात कर रहे हैं, जब नीतीश बाबू खुद रेल मंत्री नहीं बन रहे हैं तो आखिर उनको क्या तकलीफ है? लल्लन बाबू को क्यों वो मजबूत करना चाहेंगे रेल मंत्रालय देकर, या कोई ऐसा मंत्रालय हैवी इंडस्ट्री देकर के जहां लल्लन प्रसाद जो हैं वो ज्यादा नीतीश कुमार से ज्यादा मजबूत दिखाई दें? आपने देखा उधर हरिवंश जी जो हैं वो जब नीतीश बाबू पलटी मारे थे तो हरिवंश बाबू जो हैं वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे अपनी कुर्सी, जो उपसभापति की कुर्सी है राज्यसभा में, तो ये खबर भी आ रही थी। तो नीतीश कुमार आज की तारीख में तो खुश नजर आएंगे कि लल्लन बाबू को मछली मंत्रालय दे दिया गया, ठीक है, झुंझुना हाथ में है, खुश रहें, ज्यादा उनको ताकत नहीं दी जा रही है। दूसरी बात ये कि विशेष राज्य का दर्जा भी तो एक झुंझुने की तरह है। आप जब इधर आते हैं तो वो झुंझुना बजाते हैं, मुझे चाहिए, उधर जाते हैं तो आप चुप्पी साध लेते हैं। क्या मायने निकाले जाएं? और यहां से क्या ये नीतीश कुमार और इधर मोदी, नरेंद्र मोदी, दोनों मिलकर के ये झुंझुना जनता के बीच और खासकर बिहार के वासियों के बीच जो था, और खासकर आप वो तस्वीर याद कीजिए जब नीतीश बाबू के हाथ में कमल के फूल का निशान और पटना के उस जो रविशंकर प्रसाद के लिए वो घूम रहे थे, उस एरिया में जो ये घूम रहे थे नीतीश बाबू और मोदी जी, ये उसके कारण एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। तो ये झुंझुना बजाने वाली चीज तो दोनों दे रहे हैं ना, दोनों के हाथ में झुंझुना है और नाचते रहे जनता वहां की। ऐसा नहीं हो सकता क्या? राजीव जी, बहुत गंभीर सवाल है आपके। देखिए, मैं इसको 2-3 खंड में इसका उत्तर दूंगा। सबसे पहले चीज तो ये है कि विशेष राज्य का दर्जा तो पुराना मामला पड़ चुका है। देखिए, राजनीति के लिए मामला पुराना होगा, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा के मामले को सबसे गंभीरता के साथ जदयू लगातार उठाते रहे। आरजेडी के साथ भी जब वो लोग विपक्ष में रहे तब भी उठाते हुए रहे। बिहार में देखिए चुनाव होने वाला है राजीव जी। चुनाव में जब जाएंगे तो जो सवाल अभी आपने पूछे हैं उन सवालों का उत्तर जदयू को देना पड़ेगा। आरजेडी कोई केंद्र सरकार में भागीदार नहीं बनी है, ना तो आरजेडी जो है कि भागीदार बनी है, बिहार सरकार में वो भागीदार है इस समय। तो इसलिए वो उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें नहीं देना है, इन्हें देना है, नंबर 1। नंबर 2 कि देखिए, जो चीजें पटना में घटना घटी थी जिसमें प्रधानमंत्री ने अपना चुनाव चिन्ह, कमल चुनाव चिन्ह नीतीश कुमार जी के हाथों में पकड़ा दिया था, उसको भी, उसके संदेश भी बिहार में अच्छे नहीं गए। देखिए, उस संदर्भ में अच्छे नहीं गए। लोग कहने कि तक तो सीटें कैसे आ गई? सीटें जरूर आई है क्योंकि वो गठबंधन सहयोगी के रूप में थे, लेकिन विधानसभा चुनाव तक अगर इन चीजों को डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो इसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ेगा। जो आपका एक सवाल था कि भारी भरकम मंत्रालय अपने ही नीचे के लोगों को वो क्यों दिलवाना चाहेंगे? देखिए, नीतीश जी तो नहीं दिलवाना चाहेंगे सर, लेकिन नीतीश जी के पार्टी के लोग भी, उनकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, जो बाकी 12 सांसद है उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। तभी बिहार से ये खबरें आ रही है कि वहां पे कहीं बाएं से बाएं होने वाली स्थिति ना हो जाए। देखिए, पहले जो सरकार चल रही थी, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और उसमें किसी को कोई संभावना नहीं दिखती थी राजीव जी कि कुछ दूसरा परिदृश्य हो सकता है। इसलिए लोग कड़वी घूट पीकर भी रह जा रहे थे। लेकिन आज की परिस्थितियां अलग है। आज अगर नीतीश जी दल बदल ना करें तो हो सकता है कि नीचे से लोग दाएं से बाएं खिसक जाए, इससे इनकार नहीं कर सकते। तो ये परिस्थिति जो है वो बिल्कुल अलग दिशा में है बिहार की, और वही कारण है कि आप देखिए नीतीश जी ने जैसे जदयू के लोग बोल रहे थे कि किंगमेकर का नारा लगा रहे थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे ब्रेक लगा दिया कि भाई कोई यहाँ पे किंगमेकर नहीं है बिहार में। तो ऐसे नीतीश को और जदयू को दबाने की कोशिशें हर तरफ से जारी है और इसकी प्रतिक्रिया संभावित है। लेकिन जो एक चीज जो मैं महत्वपूर्ण चीज कहना चाह रहा था राजीव जी, तो देखिए, हम लोग नीतीश जी पे, चंद्रबाबू नायडू सभा पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ध्यान होना चाहिए कि शपथ ग्रहण के दिन पहली आपत्ति किसके तरफ से आई? पहली आपत्ति जो है एनसीपी अजीत पवार समूह की तरफ से आ गई। एक सांसद है हमारे, अगर एक सांसद के साथ जीतन राम मांझी को कैबिनेट में दर्जा मिल सकता है तो यहाँ पे उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाता है। और ये दूसरी आपत्ति राजीव जी आरएसयू की तरफ से, झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है उनके तरफ से भी आई कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में कोई प्रतिनिधि नहीं मिला है। वहां से फिर शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से आपत्तियां आप देख लीजिए, और शिवसेना शिंदे गुट के तो खुलेआम सब लोग मान के चल रहे हैं कि अगर लंबे समय तक उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो वह पार्टी टूट सकती है, उसका विलय किसी दूसरे खेमे में हो सकता है। तो एक तरह से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के अतिरिक्त भी कई सारे ऐसे छोटे छोटे घटक दल हैं जो एक लोग हैं जिनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, वहां पे भी काफी हलचल की स्थिति बनी हुई है राजीव। जिसमें एनडीए के भीतर
ऊपर से खामोशी और अंदर से एक काफी भयानक हलचल हम लोग देख पा रहे हैं इससे। जी 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 राहुल लाल जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी आप कह रहे हैं, उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, अमूमन ये देखा जाता है कि जो सत्ता पक्ष पर काबिज हो मतलब सत्ता पक्ष का हिस्सेदार होता है, उसका कुनबा बढ़ जाता है, जल्दी जल्दी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। लेकिन अभी पिछले 4 तारीख से लेकर के आज 13 तारीख है, मतलब लगभग 8 दिन बीत रहे हैं, 9वां दिन है आज। और इन 9 दिनों में एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ तो नहीं दिखाई दिया। एनडीए में कहीं ना कहीं नाराजगी दिखाई दी, चाहे आजसू की बात कर रहे हैं हमारे साथी राहुल लाल जी, चाहे उधर हम अजीत पवार की बात हमने देखी, चाहे एकनाथ शिंदे ने साफ साफ कह दिया, हंसते हुए ही सही लेकिन कह दिया कि 400 पार का नारा डैमेज कर गया, वो कह रहे हैं। और चाहे उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अंदर की बात अंदर ही रहे। ये सारी बातें आ रही हैं, कुनबा बढ़ नहीं रहा। कुनबा किसका बढ़ रहा है? तो इंडिया का बढ़ रहा है। 99 से 102 पे हो गई, कांग्रेस को 3 सीटें कांग्रेस की बढ़ गई, समर्थन मिल गए पप्पू यादव, और उधर महाराष्ट्र सांगली से और फिर इधर लद्दाख से ये 3 सीटें इनके साथ आ गई कांग्रेस के साथ। यानी कि उल्टा हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। और इन सब के बीच जब हम सदन की ओर बढ़ते हैं, जिधर आगे अभी मुकेश जी लेके आ रहे थे जिन बातों को, उसको थोड़ा देखते हैं और वहां पर और थोड़ा आगे बढ़े। उससे पहले थोड़ा सा रोक करके नेता प्रतिपक्ष तक जरूर आना चाहूंगा। और यहां पर सबसे बड़ी एक चुनौती राहुल गांधी के सामने है। और देखिए, राहुल गांधी के सामने 2 चुनौती है आज की तारीख में, और यहां उस चर्चा को करना जरूरी है। राहुल गांधी के सामने 2 चुनौतियां क्या हैं? हम सत्ता पक्ष की बात तो कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी चुनौती है कि राहुल गांधी रायबरेली को रखें कि वायनाड को रखें, एक चुनौती यह है। और राहुल गांधी के सामने दूसरी चुनौती है कि नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को स्वीकार करें या उसको छोड़ दें। इन दोनों को देखा जाए और राहुल गांधी के अभी तक के पॉलिटिकल करियर को देखा जाए, उनके बारे में जितनी बातें होती रही हैं उनको देखा जाए, तो क्या विश्लेषण करेंगे इस पे आप, प्रशांत जी? 3 चीजें आपने उठा दी हैं, एक एक करके मैं आता हूं जी। पहली बात की जो गठबंधन के पार्टियां हैं, आप ही चर्चा कर रहे थे कि नीतीश कुमार को ये सूट नहीं करेगा कि उनके पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कोई ऐसा ओहदा मिल जाए जिससे उसका राजनीतिक कद बड़ा हो जाए। तो इसलिए ये चिंता है वहां पे। ये चिंता चंद्रबाबू नायडू की है और ये चिंता शिंदे साहब की भी है। तीनों अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री हैं और इनकी पार्टी के इनसे कम ओहदे के लोग जो है वो यहाँ पे केंद्र में मंत्री हैं। जाहिर सी बात है, जिसको रेलवे जैसा मंत्रालय मिल जाए, किसी को और कोई ऐसा बिग 4 में कोई मंत्रालय मिल जाए, उद्योग मंत्रालय मिल जाए, वाणिज्य मंत्रालय मिल जाए, तो ये नेता भी इनसिक्योर होंगे, पहली बात। दूसरी चीज है कि एक और चीज जो अभी सामने आनी है, हुआ क्या है कि आपको बड़े मंत्रालय नहीं मिले, मछली पालन मिल रहा है जी। बिना एयरलाइंस के, बिना हवाई अड्डों के नागरिक उड्डयन मिल रहा है। तो ऐसे मंत्रालयों को लेकर आपको मिला क्या है? समर्थन भी ले गया। सवाल जनता में है कि ये क्यों मान गए। तो बहुत सी बातें राजनीतिक गलियारों में होती है कि क्यों मान गए, और जो बातें इनफॉर्मली हम लोगों को मालूम हो रही हैं, वो इनके पार्टी के लोगों को ही मालूम होगी। बहुत तरीके की चर्चाएं हैं। तो ये सवाल तो उठेंगे कि भाई अकेले ही आपने कर लिया सब। तो इन पार्टियों के अंदर भी सवाल खड़े होंगे, इनके अपने नेताओं पे भी, कि भाई आपने मंत्रालय भी नहीं लिए, अपनी मुख्यमंत्री कुर्सी भी बचा के रखी है, बिहार को पैकेज मिलेगा नहीं मिलेगा ये निर्मला सीतारमण जी बजट आजकल बना रही होता होगा। अब आते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि सरकार के सामने बहुत सी चुनौतियां, वो हमारी आपकी बात एक पॉडकास्ट में हो गई है, उसको भी दर्शक देख सकते हैं। लेकिन अब आते हैं जी पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा। देखिए, स्पीकर
ओम बिरला होते हैं या कोई और होता है, जो मुकेश जी कह रहे थे। सबसे बड़ी बाधा समन्वय में विपक्षी दलों के साथ सदन को मिलजुल से चलाने में सबसे बड़ी बाधा तो नरेंद्र मोदी ने पहले ही खड़ी कर दी है कि ये सदन पहले ही दिन से जो है वो नहीं चलेगा ठीक से। उन्होंने किरण रिजिजू जैसे बड़बोले व्यक्ति को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बना दिया। वो व्यक्ति जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस को कहता है कि ये एंटी इंडिया गैंग है, वो व्यक्ति जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाता है, वो व्यक्ति जो भारत जोड़ो यात्रा को कहता है फन यात्रा। अब आप सोचिए कि ऐसे व्यक्ति के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बनने के बाद ये कांग्रेस से फ्लोर मैनेजमेंट कैसे करवाएगा? पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बड़बोला व्यक्ति नहीं हो सकता। वो व्यक्ति होता है जिसके हर दल में अच्छे संबंध हों, जो मिल बैठ के बात कर सकता हो। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और लीडर अपोजिशन बहुत सामंजस्य में काम करते हैं। अब आप सोचिए, अगर राहुल गांधी लीडर अपोजिशन होंगे और किरण रिजिजू मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, कैसा सामंजस्य होगा? तो ये तो काटा तो नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन पार्लियामेंट में बो दिया कि वहां पे संसद कैसे चलेगी। बिल्कुल। रही बात कि राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने की, मेरी राय है कि उनको इसको लेना चाहिए अब जिम्मेदारियों को से, क्योंकि ये मैंडेट जो आया है उसमें राहुल गांधी की बड़ी मेहनत है। अगर नरेंद्र मोदी सिंगौल को गले के आगे न झुक कर भारत के संविधान को माथे पे लगा रहे हैं, तो उनकी वैचारिक हार को इंश्योर करने की बात राहुल गांधी ने की है। पूरे चुनाव में वो लाल रंग की संविधान का पॉकेट एडिशन लेके घूमते रहे और जनता ने सबक सिखाया। ये असली ताकत जनता की है। लेकिन अगर राहुल गांधी ये मैंडेट लेकर आए हैं, विपक्ष की इतनी बड़ी संख्या आई है जिसमें बाकी दलों की भी अच्छी भागीदारी है, तब राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का, केवल नेता प्रतिपक्ष नहीं, एक शैडो कैबिनेट भी बनानी चाहिए। तो नेता प्रतिपक्ष का उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए और डिप्टी स्पीकर के लिए भी जोर बनाना चाहिए। दोनों बातें जो मुकेश कह रहे, डिप्टी स्पीकर भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों चीजें तभी आगे की बात होगी। जी बिल्कुल। यहाँ महत्वपूर्ण बात, दो बातें महत्वपूर्ण हो रही हैं। एक कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये जो पद है ये स्वीकार करना चाहिए। सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई थी और वहां भी ये बातें कही गई थी, रखी गई थी और राहुल गांधी के ऊपर छोड़ा गया था, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने छोड़ा था कि अब ये राहुल गांधी तय करें कि उन्हें ये पद स्वीकार है या नहीं है, क्योंकि ये पद इस बार नेता प्रतिपक्ष का अब पूर्ण रूप से आ रहा है। इसलिए 10 साल में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहा सदन के अंदर, लेकिन अभी है, मिलने जा रहा है, तो इस पद पर राहुल गांधी को विराजमान होना चाहिए और एक मजबूती के साथ नेता प्रतिपक्ष का काम भी करना चाहिए। दूसरी तरफ अभी हमने एक पोल लगाया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां सवाल यह है कि राहुल गांधी को कौन सी सीट छोड़नी चाहिए। रायबरेली और वायनाड दोनों सीटें राहुल गांधी के खाते में आई हैं। राहुल गांधी दोनों सीटों पर 3 लाख से ज्यादा मतों से जीत के आए हैं और यहां लेकिन राहुल गांधी को एक सीट छोड़नी होगी। तो आपके हिसाब से कौन सी सीट छोड़नी चाहिए, आप यहां पोल कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के आखिर में हम देखेंगे कि कितने प्रतिशत लोगों ने किस सीट के लिए अपना मत दिया है। सवाल यह है कि कौन सी सीट छोड़नी चाहिए, वो देखिएगा आप। वायनाड और रायबरेली, पहले नंबर पर रायबरेली है, दूसरे नंबर पर वायनाड है और आप अपना वहां पर निशान लगा के बता सकते हैं। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास।
दीपक जी आपसे भी समझना चाहता हूं, यहां पर जो 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र को बहुत नजदीक से आप जानते हैं, जरा समझना चाहता हूं आपसे, महाराष्ट्र में ठीक है बहुत ज्यादा सीटें नहीं हैं, बीजेपी के पास भी हैं, लेकिन इधर शिंदे और अजीत पवार दोनों मिलाकर 8 सीटें बनती हैं। और ये जो 3 राज्यों की मैं बात कर रहा था, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और बिहार, ये तीनों मिलकर 36 सीटें होती हैं। और इन 36 सीटों में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा ये जो एनडीए सरकार है यहीं पे टिकी हुई, यानी कि एपी सेंटर या केंद्र धुरी जो भी कहें, वो यही 3 राज्य हैं इस सरकार के। और वैसे में एकनाथ शिंदे का कल का ये बयान कितना मायने रखता है आपके नजर से, समझना चाहता हूं। और क्या यहां से ये बात समझ में आ रही है साफ साफ जो इनके घटक दल हैं के नेता हैं कि कुछ बड़बोलेपन के कारण यहां पर परिस्थितियां कभी डगमग कर रही हैं और कभी भी डगमगा सकती हैं, कभी भी यह सरकार गिर सकती है, जिसकी चर्चा पहले दिन से हो रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पार्टी हार चुकी है। 240 सीटें आई थी, 272 सीटें नहीं आई थी। और 10 साल में यह पहली दफा है कि नरेंद्र मोदी इस चुनाव में हार चुके हैं। खुद भी चुनाव हारते हारते जीते हैं। 1.5 लाख एक प्रधानमंत्री के लिए 1.5 लाख कुछ नहीं होता, 1,52,000 मतों से जीतना। तो इन सबको रखा जाए, ये 3 राज्य, उसमें भी एकनाथ शिंदे का बयान, उसमें भी अजीत पवार की पार्टी और प्रफुल्ल पटेल का कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनाना और उस पर बयान देना, ये सब क्या मायने रखता है? क्या यहां अंदर खाने अभी खिचड़ी पक रही है महाराष्ट्र में खासकर? जी, हरिवंश राय जी की एक रचना है मधुशाला, उसकी एक रुबाई है कि बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। तो अगर कोई ये उम्मीद कर रहा है, पंखा चला रहे हैं या कुछ है, हवा के कारण वो हो रहा है, बंद कर सकते हैं तो बंद कर लीजिए बस 5 मिनट के लिए। मैं समझ रहा हूँ गर्मी का मौसम है और काफी गर्मी है। जी जी जी, तो थोड़ा सा मुझे फिर उसके लिए उठना पड़ेगा, मैं 1 मिनट के बाद उठता हूँ। जी जी, अभी आवाज क्लियर है? अभी थोड़ी क्लियर है, ठीक है जी 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 जी। मैं मधुशाला की जिस रुबाई की बात कर रहा था कि उसमें लिखा गया है कि स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। अगर कोई इस रुबाई को पढ़ के समीक्षा करे और ये सोचे कि सरकार बहुत जल्दी गिर जाएगी, तो बहुत जल्दी नहीं गिरने वाली राजू जी। मेरा ऐसा मानना है कि ये इन चीजों से नहीं गिरने वाली है कि अचानक आप सोचे कि नायडू जो है समर्थन वापस ले लेंगे, या अचानक एक अच्छी सुबह उठेंगे और नीतीश बाबू कहेंगे कि यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा है, चलो मैं वापस जाता हूं। ये भी नहीं होने वाला है। उसका कारण ये है कि ये जो विशेष राज्य का दर्जा है, ये आपने कहा झुंझुना है, ये बहुत सही है। ये कुछ मुद्दे हैं जो लंबे समय से जिंदा हैं, जैसे चाहे वो गोदावरी का पानी का विवाद हो, आपके सतलज के पानी का विवाद हो, या महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर के कुछ गांवों का विवाद हो, जिलों का विवाद हो। तो कुछ मुद्दे ऐसे जीवित रखे जाते हैं राजनीतिज्ञों के द्वारा। इस समय चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस बात को तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि यह सरकार कितनी हम पर टिकी हुई है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि अगर हम अचानक पलटे जी तो हमारे राज्य नहीं करेगी। अभी आप एकनाथ शिंदे की जो बात करें तो एकनाथ शिंदे ने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की है। इस बात को रतन शारदा का जो लेख है ऑर्गेनाइजर में, उसके ऊपर इन्होंने बड़ी डिटेल में बात की है और उन्होंने बताया है कि 400 का ऐसा लक्ष्य अपने लिए ले लिया मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कि वही उसके लिए चुनौती बन गया। उसके बाद आज एक प्रशांत किशोर ने एक और बात कही है। वो हालांकि प्रशांत किशोर को कोट करना, लेकिन ठीक है, कभी कभी ऐसे लोगों का नाम ले लेने में कोई बहुत बुराई नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि अभी विपक्ष के लिए आशा खत्म नहीं हुई है। विपक्ष के जीत की शुरुआत जो होगी वो 3 राज्यों से हो सकती है। वो है हरियाणा के विधानसभा का चुनाव, झारखंड का विधानसभा का चुनाव और एक महाराष्ट्र का विधानसभा का चुनाव। वहां से जो है वापिस जो इंडिया जो है वो बाउंस बैक करेगा और अच्छा खासा समर्थन जो है वहां से जुटाएगा। इसका एक मतलब तो यह है कि अचानक मध्यावधि चुनाव की कोई बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अब मामला ही रहता है कि आप फ्लोर पर लोकसभा के डॉक्टर दीपक वाजपेयी जी, आज की तारीख में इन तीनों राज्यों जिसका जिक्र कर रहे थे, कोटेड बाय प्रशांत किशोर पीके, आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र का रिजल्ट आज की तारीख में आप क्या देखते हैं तो आप क्या कहेंगे? हरियाणा का रिजल्ट आज की तारीख में आप क्या देखते हैं तो आप क्या कहेंगे? और झारखंड का रिजल्ट आज की तारीख में, जब तक जेल के अंदर रहेंगे हेमंत सोरेन, तब तक लटकी रहेगी तलवार वहां पर आजसू और बीजेपी के ऊपर, और उसके बाद आप क्या कहेंगे? तो इसलिए प्रशांत किशोर यहां पर अपनी नौकरी खोज रहे हैं
ये मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, क्योंकि या तो वो अभी एक खबर ये भी आ रही है कि वो पार्टी बनाने जा रहे हैं, आधिकारिक तौर पर पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं 2 अक्टूबर को, ये खबर भी आ रही है। दूसरी खबर है कि उनका जो काम है अभी तक मैनेजमेंट, चुनावी मैनेजमेंट का, उसके लिए इंडिया गठबंधन की तरफ दाने डाल रहे हैं, ये कहा जाए। इसलिए छोड़ दीजिए, आप अभी कह रहे हैं ना कि नहीं कोट मत कीजिए, ये आप और हम, मैं जान रहा हूं कि हम 7 लोग बैठे हैं और यहां पर इतने सारे लगभग 20,000 हमारे साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सब एक सुर में बोल देंगे कि महाराष्ट्र में क्या होने जा रहा है विधानसभा चुनाव में। प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है यहाँ पे, हमारे प्रशांत टंडन जी काफी हैं, आप काफी हैं। आप ठीक कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो असली लड़ाई जो शुरू होगी, जहां से जीत की शुरुआत होगी इंडिया की, वो बरास्ता इन 3 राज्यों से होगी और स्थिति मजबूत होगी। दूसरी बात, रतन शारदा के लेख में एक चीज को और बहुत जबरदस्त ढंग से आक्रमण किया गया है मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी पे, वो था कि अजीत पवार जैसे व्यक्ति को आपने अपने साथ लेकर अपनी जो बहुत बड़ी जो साख थी उसको खत्म किया है। अब देखिए नाराजगी कहां पे शुरू होगी। मोदी साहब को अभी फिलहाल खतरा गिरने गुराने का नहीं है और इंडिया के साथ जो लोकसभा में, राज्यसभा में उनको जैसा लड़ना है वो लड़ते रहेंगे। उनकी असली जो शुरुआत होगी पराजय की, वो होगी आरएसएस के अंदर बहुत बड़ा असंतोष है। अब आप देखिए, जिस अजीत पवार को लेने के मामले में ही आरएसएस इतना नाराज था, उसकी पत्नी को जो है उसको भी आप राज्यसभा में ले आते हैं, तो क्या इसका असर नहीं होगा? मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है हम देख चुके हैं कि पिछले चुनाव में ये बात बड़ी जम के सामने आई है कि आरएसएस के कार्यकर्ता जो है वो बाहर नहीं निकले। अब अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी को हटाने की बात करें या कोई नया चेहरा लाने की बात करें, वो सब नहीं होगा। लेकिन आरएसएस से अगर आप नाराजगी मोल ले लेते हैं तो इसका जो असर है वो अच्छा खासा होगा। अंतिम बात मैं कहूंगा कि नड्डा जी का जो बयान था, उन्होंने ये कहा कि अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। राजू जी, मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई है जो संघ में है, उनका कहना था कि ये बहुत ही आश्चर्य, हालांकि वैसे सीधे सीधे आलोचना नहीं करते, उन्होंने कहा कि हाँ ये जो बयान है ये हम लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्यकारक है। तो मैंने उनको बोला कि केवल आश्चर्यकारी है या आपको सदमा भी लगा है? तो बोले कि अब मैं आगे क्या बताऊं, आप समझ सकते हैं। कह तो ये जो चीजें हैं, एनडीए के गिरने की जो शुरुआत होगी, जो क्रैक्स तो हमें दिख रहे हैं वो तो अपनी जगह पर है ही। इंडिया जो है मुद्दों को लेकर आक्रमण कर रहा है, वो भी है। हम आने वाले समय में देखेंगे कि निश्चित रूप से लोकसभा, राज्यसभा में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आक्रमण होगा एनडीए के ऊपर, मोदी के ऊपर, जैसा हम कर चुके, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज है इस समय, तो बहुत सारी चीजों का पिटारा लेके विपक्ष जो है वो आ रहा है लोकसभा में, बड़ी संख्या के साथ आ रहा है, तो उसका तो असर होगा ही। आरएसएस के साथ जो उसकी नाराजगी है, ये इसको शायद बहुत भारी पड़ेगी। और 3 राज्यों का जिसका हम उल्लेख कर रहे हैं, वहां पर अगर इंडिया, और अगर मुझे हटा देना चाहिए वरना आप मुझे फिर से टोकेंगे, तो मैं बता रहा हूं कि वहां पर तीनों के तीनों जो राज्य हैं, वो तीनों राज्य में जो एनडीए की दुर्गति होने वाली है, मैं दुर्गति शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, आज तक की स्थिति तो यही है, कल को कुछ और हो जाए तो मैं नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो है इंडिया एक बहुत ही मजबूत ग्राउंड पे खड़ा है और एनडीए जो है उसकी जो धरती है वो हिल रही है। राजीव, बिल्कुल बिल्कुल, कई सारे चुनाव हैं अभी इस साल, 4 राज्यों के चुनाव हैं, जिसमें 3 राज्यों का जिक्र हम कर रहे थे। एक राज्य जम्मू कश्मीर है, वहां सबसे पहले चुनाव होना है। अगले महीने भर में आप देखेंगे कि शायद चुनाव की घोषणा भी हो जाए जम्मू कश्मीर में। तो ये 4 राज्य, चारों बहुत इंपॉर्टेंट राज्य हैं। इसके बाद अगले साल बिहार में चुनाव है और इन तमाम चुनावों को आप देखिए कहीं ना कहीं यहां इंडिया गठबंधन आगे दिखाई देता है। आज की तारीख में इसकी समीक्षा की जाए, कल को जैसा इन्होंने कहा, अभी हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी ने बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कल को क्या होगा पता नहीं, लेकिन आज जब इस वक्त हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आज इंडिया गठबंधन यहां इन 4 राज्यों में मजबूत दिखाई देता है। इसीलिए यहां पर यह बात रखना जरूरी है। और इनमें से खासकर 2 राज्यों की चर्चा हम बिहार और महाराष्ट्र की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन दोनों राज्यों पर कहीं ना कहीं एनडीए सरकार भी टिकी हुई है और यह सरकार थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें जो इस घटक दल में है एनडीए में, वो है 16 सीटों के साथ चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी। इसलिए ये 3 राज्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन तीनों राज्यों में अभी मान लें हम कि अभी ये तीनों इंटैक्ट रहेंगे, अलग नहीं होंगे। ये भी सही है, अभी कहीं कोई अलग नहीं होने जा रहा है। लेकिन क्या अलग ना होते हुए भी सरकार के ऊपर तलवार लटक रही है? क्या नरेंद्र मोदी के ऊपर, नरेंद्र मोदी ने अभी तक क्या किया? नरेंद्र मोदी के जो इनर सर्किल के जितने मंत्री थे सबको वही पोर्टफोलियो उन्होंने दिया।
72 टोटल मंत्री शपथ लिए, इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी को छोड़कर 71, उसमें से 61 जो हैं वो बीजेपी के हैं और 11 अदर्स के हैं, यानी कि एनडीए के हैं। 61 में नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, तो 72 लोग ऐसे हो गए। तो ये आज अजित डोभाल को तीसरी बार वही टर्म देना, पीके मिश्रा को अपना प्रधान सचिव फिर से नियुक्त करना, आप वो वही सारा काम कर रहे हैं जिस गति से चले आ रहे थे। क्या ये एक मैसेज देने की कोशिश है इंडिया गठबंधन को, विपक्ष को, देश के उन मतदाताओं को कि जो आप चाहे करिए, सरकार तो हम अपने हिसाब से अपने अंदाज से चलाएंगे और मैं तो चला इटली? क्या ये है? जरा समझते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी, और यहां से जरा ये जरूर समझेंगे कि ये सरकार कहां है, सरकार कहां तक टिकी हुई है और कहां लड़खड़ाती हुई नजर आती है। अमलेंदु जी। देखिए राजीव जी, ये सरकार है तो लड़खड़ाती हुई ही, अब कहां तक टिकी है ये तो बैसाखियों के ऊपर निर्भर करता है कहां तक टिकी है। और दूसरा, जो ये सरकार की टांगें टूटी है, इन टांगों को जोड़ने का इस सरकार ने क्या इंतजाम किया उसके ऊपर निर्भर करता है। सरकार बहरहाल लड़खड़ाती हुई है और ये बैसाखियों पर ही टिकी हुई सरकार है, तो इसलिए ये कहना कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी, मुझे लगता है कि ये थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार अस्थिर है। ठीक है कि नीतीश कुमार दगा नहीं करेंगे या चंद्रबाबू नायडू दगा नहीं करेंगे, बहुत वफादार साथी हैं ये एनडीए के, अगर इसको इस तरीके से देखा जाए, लेकिन बाकी लोग जो वो सब क्या करेंगे? जो खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजीव जी चीजें चल, उस पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात राजीव जी ये है कि 3 राज्यों के जो चुनाव है, खासतौर से 3 राज्यों में, उससे पहले जो 2 राज्य हैं उनकी अगर आप बात कर ली जाए, हरियाणा और महाराष्ट्र, इन दोनों राज्यों के जो परिणाम आएंगे विधानसभा चुनाव के, उनके बाद फिर नरेंद्र मोदी की स्थिति क्या होगी? अभी तो लोकसभा चुनाव में चली आपने बना ली सरकार, जोड़ तोड़ करके आप एनडीए के सड़क में आ गए। आपको याद होगा राजीव जी की 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जब महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव हुए थे, तो हरियाणा और महाराष्ट्र में क्या स्थिति थी भारतीय जनता पार्टी की? यानी कि उन राज्यों में पहले ही स्थिति खराब थी, तब खराब थी जब आप 2019 में थंपिंग मेजोरिटी के साथ आप लोकसभा में आए थे, और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुई थी, तो हरियाणा और महाराष्ट्र ने आपको बता दिया था, मतलब नरेंद्र मोदी को बता दिया था कि आपकी हैसियत क्या है। आज जब आप खुद अपने स्तर पर इस बुरी तरीके से हार के आए हैं और आपकी तमाम सहयोगी कह रहे हैं कि आपके 400 पार के नारे ने उनको नुकसान पहुंचाया है, तो ये जो लोग आपके साथ चुनाव लड़ेंगे राजीव जी, क्या ये फिर आपके साथ वितरघात नहीं करेंगे? इसकी क्या गारंटी? तो असली खेल जो होगा राजीव जी, मुझे लगता है वो महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद शुरू होगा। महाराष्ट्र में बुरी तरीके से जब यह महायुति गठबंधन हारेगा, उसके बाद नरेंद्र मोदी बहुत जबरदस्त तरीके से केंद्र में कमजोर होंगे और फिर खतरे नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आएंगे। ये सरकार में फिर कह रहा हूं कि ये अपने अंतर विरोधों से गिरेगी, ना इसको नीतीश गिराएंगे ना चंद्रबाबू नायडू गिराएंगे, क्योंकि ये चीजें हो जाए जो है फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ शुरू होंगी, बीजेपी के अंदर से शुरू होंगी। आज भी नरेंद्र मोदी राजीव जी बीजेपी के संसदीय दल के नेता नहीं है, वो एनडीए संसदीय दल के नेता है। बीजेपी के संसदीय दल के नेता का चुनाव नहीं हुआ है और नहीं करवाया गया। और क्यों नहीं करवाया गया? वो इसीलिए नहीं करवाया गया कि जब वो पहले कराया जाता तो जिस तरीके से मोहन भागवत इस समय ज्ञान बांट रहे हैं नरेंद्र मोदी को, तो क्या इस तरीके के ज्ञान की गंगा उस संसदीय दल की बैठक में कुछ हो सकती थी जो जाकर के नरेंद्र मोदी के लिए दिक्कत पैदा करती? जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान जाकर के मुरलीधर और जोशी लालकृष्ण आडवाणी के पैर छू रहे हैं और फोटो अपने ट्वीट भी कर रहे हैं उनको जाकर के, नितिन गडकरी जाते हैं लालकृष्ण आडवाणी के जाकर के पैर छू रहे हैं और वीडियो का ट्वीट कर रहे हैं, तो इससे समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ बीजेपी के अंदर आवाजें उठना शुरू हो गई है तरीके से। यानी नरेंद्र मोदी एनडीए के सर्वमान्य नेता हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी की अगर अंदर कोई बैठक हो जाए तो उसमें नरेंद्र मोदी सर्वमान्य नेता नहीं रह गए बीजेपी के। तो दिक्कतें जो नरेंद्र मोदी के सामने आएंगी वो बीजेपी के अंदर से दिक्कतें सामने आएंगी, और ये विधानसभा की जब चुनाव होंगे इसके बाद ये दिक्कतें नरेंद्र मोदी के लिए काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी, और उसके बाद फिर देखना होगा ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है या नरेंद्र मोदी की जगह किसी दूसरे को लेकर क्या जाता है या क्या होता है, ये फिर चीजें बाद में सर राजीव जी मुझे लगता है काफी चीजें तेज होंगी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर सॉरी हम एक अजब तरीके का संघर्ष देखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक अजब तरह का संघर्ष देखने को भारतीय जनता पार्टी के अंदर आप देखेंगे, और इसके साथ साथ इन 3 राज्यों पर कैसे टिकी हुई है ये एनडीए सरकार, और आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या कुछ आने वाले समय में होगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जरा जल्दी से फिर से आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, अब जरा चलते हैं सदन के अंदर।
और राहुल गांधी या कोई और, लेकिन अभी जो आप कह रहे थे, आपके बाद मुकेश जी कह रहे थे, यहाँ नेता प्रतिपक्ष सदन के अंदर है। अब जो भी नाम हो, नेता प्रतिपक्ष है सदन के अंदर, ये तय माने। और उसके बाद दो तीन और भी चीजें हो रही हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह हो रही है कि यहां से दबाव है सरकार के ऊपर, बाहर दबाव है नरेंद्र मोदी के ऊपर एनडीए का, उनके घटक दल का। सदन के अंदर दबाव है नेता प्रतिपक्ष और ऐसे तमाम लोगों का जो उस ढंग से खुल के नरेंद्र मोदी को जैसे अभी तक भाषण देते आए, जैसी बातें करते आए, जैसे निर्णय लेते आए, जैसे सांसदों को बाहर फेंकते रहे, ये सारी चीजें होते हुए नहीं देख रहे हैं। इस दबाव को आप कैसे देखते हैं? और यहां से जरा आगे की जो गतिविधियां होती हैं, हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे विधायी कार्यों को देखा है, उस लिहाज से भी आपसे समझना चाहता हूं कि कैसे देखा जाए एनडीए सरकार को सदन के अंदर के अंदर और बाहर की बात की। ठीक है जी। इसके अलावा भी दिक्कतें हैं, क्योंकि अब बीजेपी के सामने और नरेंद्र मोदी जी के सामने दिक्कतें केवल सदन के अंदर ही नहीं है या राजनीतिक रूप से बाहर नहीं है। अब तो चिंता यह है कि अब जो सेठ लोग हैं उनकी पूंजी वैसे बढ़ेगी नहीं, क्योंकि उनको मनमाना फायदा दे नहीं पाएंगे, तो उनकी मोहब्बत भी कम हो जाएगी बीजेपी के प्रति। जो प्रेम उमड़ रहा था बार बार कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति, वो अब कम उमड़ेगा। तो इसका असर दीर्घकालिक पड़ेगा। जिस तरीके से ईडी पर वो दबाव बनाए हुए थे, नेता प्रतिपक्ष का भी दबाव रहेगा। ईडी के प्रमुख को चुनने में भी नेता प्रतिपक्ष की सलाह लेनी पड़ेगी, बात माननी पड़ेगी। हालांकि जिस तरीके से निर्णय होते हैं वो चाहे जो हो, लेकिन अब वो अधीर रंजन चौधरी जैसा नहीं होगा कि सदन में कांग्रेस के नेता, अब ये कहा जाएगा कि प्रतिपक्ष, नेता प्रतिपक्ष कहा जाएगा, तो वो कांग्रेस के सदस्य नहीं रहेंगे, अब वो रहेंगे नेता प्रतिपक्ष। आप देखिए कि किस तरह एक विरोधी पार्टी के नेता की सदस्यता हटाई गई और किस आनंद फानंद में उनसे घर लिया गया। मुझे आश्चर्य होता है कि जितनी जल्दबाजी उनसे घर खाली कराने में की गई, उसका एकमात्र उद्देश्य था उन्हें डिफेम करना, और वो नहीं कर पाए, वो बाउंस बैक हो गया। तो अब दिक्कतें न केवल घर के सदन के भीतर है, न केवल सदन के बाहर है, बल्कि जो पर्दे के पीछे से जो सपोर्टर लोग थे वो भी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि उनकी ताकत उतनी बढ़ नहीं पाएगी। पिछले 10 साल में 2 धन्ना सहितों की पूंजी जितनी बढ़ी है, अगले 5 साल में उसकी गति कम होने वाली है, ये बात आप तय मानिए। फिर राहुल गांधी ने जिस तरीके से मुद्दे उठाए, उससे भी परेशानी होने वाली है उन्हें कि किस तरह कुछ लोगों को ही, कुछ उद्योगपतियों की ही सरकार मदद करती रहे, यहां नुकसान होने वाला है। फिर अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर आप देखेंगे कि जब नरेंद्र मोदी एक छत्र नेता थे तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी उन्हें तवज्जो मिलती थी। विदेश में रहने वाले भारतीयों के संगठन उन्हें हाथों हाथ लेते थे। अब उन्हें भी ये बात समझ में आ गई होगी कि नरेंद्र मोदी भारत नहीं है, भारत नरेंद्र मोदी नहीं है, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जी। तो अब जो उन लोगों के मन में छवि थी कि नरेंद्र मोदी है तो ये होगा, और जो इवेंट है, इस सब का असर ये पड़ेगा कि जो इवेंट करती थी सरकार देश में और विदेश में, जो अमेरिका में इवेंट हुए, ब्रिटेन में, कनाडा में इवेंट हुए, उन सब इवेंट में जो पैसा लग रहा था वो अंततः घूम फिर कर आप देखेंगे कि उन्हीं उद्योगपतियों की तरफ से था, उन्हीं के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम थे, वो सब अब रुक जाएंगे। तो कुल मिला के नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल होने का वक्त है, इसलिए उन्हें बहुत फूक फूक कर कदम रखने होंगे, लेकिन इसकी संभावना कम है, क्योंकि वो जिस तरह के व्यक्तित्व के मालिक हैं, जो उनकी अदा है, उसमें ये बातें उनको सूट नहीं कर सकती कि वो सबको साथ लें। उनके लिए केवल नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ और कुछ का विकास ये उनका कर्म रहा है। तो मुझे लगता है उनकी परेशानियां सदन के भीतर है, सदन के बाहर है, विदेश में भी है, और पर्दे के पीछे जो लोग उनकी मदद करते हैं वहां भी परेशानी। राजीव जी। पर्दे के पीछे से लेकर विदेश होते हुए और सदन के भीतर और सदन के बाहर। सदन के भीतर और क्या कुछ देखा जाएगा मुकेश कुमार सिंह साहब?
राजीव, मैं अपनी बात वहीं से आगे बढ़ाता हूं जी, जहां मैंने प्लीज। छोड़ा था आपके टोकने पे। जो मैं देख पा रहा हूं वो ये कि स्पीकर का जो चुनाव है, देखिए, वो पहला ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ होता है। यानी स्पीकर के चुनाव से तय हो जाता है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत है कि नहीं। उसके बाद विश्वास प्रस्ताव एक औपचारिकता रहती है, लेकिन वो पहली सीढ़ी यहीं पार कर ली जाती है। अब बात आती है कि जब और ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, इससे बच नहीं सकती कोई सरकार, वो है मोशन ऑफ थैंक्स। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे मोशन ऑफ थैंक्स, उसे भी आप अगला ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ मान सकते हैं। अब वहां पर ये हमें मान के चलना चाहिए कि जो एनडीए अभी है हमारे सामने, एनडीए की का जो दावा था चुनाव में, उस दावे तक एनडीए नहीं पहुंचा। बीजेपी को झटका लगा है, बीजेपी बहुत कमजोर हुई है, वो अपनी सीटें हारी है, लेकिन वो वापस सत्ता में आ गई है। वो अभी फिलहाल किसी जोड़ तोड़ से नहीं आई है, वो उसी एनडीए से आई है जो एनडीए चुनाव के पहले था। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। अगली चीज जो होगी, जहां पर बदलाव होगा और नहीं होगा, एक बार आपने विश्वास मत हासिल कर लिया तो उसकी मान्यता 6 महीने के लिए है। जून के अंत में आप विश्वास मत अगर हासिल कर रहे हैं तो उसकी मान्यता आपकी साल के आखिरी तक चली जाती है, दिसंबर तक। 6 महीने से पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता। वो बात अलग है कि अचानक 2-4 दल कूद के बाहर चले जाए और फिर ये हो जाए कि ये सरकार अल्पमत में आ गई है, तो कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में स्पेशल चीजें होंगी, वो वहां अभी हम बहुत दूर हैं। अब बात आती है क्या कि ये जो चुनाव है, देखिए, कई बार क्या होता है कि एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में टेस्ट मैच जैसी स्थितियां होती हैं। जैसे अभी आज भी इस डिबेट में साथियों ने ये बातें कही कि भाई विधानसभा चुनाव हुए 2019 के लोकसभा चुनाव से जो पहले हुए और जो बाद में भी हुए। यहां पर हरियाणा जो है, हरियाणा की असेंबली की मियाद है 3 नवंबर तक, और महाराष्ट्र की असेंबली की मियाद है, अगर मुझे सही याद आता है तो वो है 26 नवंबर तक, और 5 जनवरी मियाद है 25 झारखंड असेंबली की, और दिल्ली असेंबली की मियाद है 23 फरवरी। यानी 2 राज्यों के चुनाव नवंबर में, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी अक्टूबर में, और 2 राज्यों के चुनाव ऐसे हैं जो जनवरी और फरवरी में हैं, तो उसकी प्रक्रिया अगर आप चाहें तो चारों को इलेक्शन कमीशन साथ भी करवा सकता है और अलग अलग भी करवा सकता है। जैसा हमने पहले भी देखा, गुजरात का चुनाव अलग हुआ, हिमाचल का चुनाव अलग हुआ। और ये 4 राज्य के चुनाव ऐसे हैं, इन 4 राज्यों के चुनाव का जो इम्पैक्ट है उसकी तुलना थोड़ी देर के लिए समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कि अगर पहली पारी लोकसभा चुनाव का हम माने और ये दूसरी पारी, जैसे क्रिकेट टेस्ट मैच में देखते हैं ना कि पहली पारी में कोई टीम अच्छा या खराब कर सकती है, कोई उसकी विरोधी टीम वो अच्छा या खराब कर सकती है, लेकिन उसको दूसरी पारी में रिकवर करने का मौका मिलता है और उसके आधार पर टेस्ट मैच का फैसला होता है। तो ये जो दूसरी पारी है ये विधानसभा चुनाव होंगे, और उसका जो है, उसकी जो शुरुआत होगी वो सबसे जल्दी अगर कुछ होगी तो अक्टूबर के आसपास होगी। यानी उस समय जो अधिसूचना जारी होगी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जारी होगा और वहां से सिलेक्शन वगैरह की बातें होंगी। तब तक ये सरकार अपनी छवि कैसी बनाती है, अभी जो हमने देखा वो एक तरफ है, लेकिन यहां से आगे क्या सरकार अपनी छवि में कोई रिकवरी करती है, या जिन अंतर्विरोधों का उसे अभी नुकसान मिला है वही अंतर्विरोध और बड़े हो जाते हैं। ये बातें थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हाँ अभी जो होके आया है लोकसभा में वही विधानसभा में हो जाएगा, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। उससे वर्स्ट भी हो सकता है, सुधर भी सकता है जी। दोनों तरह की स्थितियां होती है, राजनीति है ये। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है, जो प्रशांत ने एक बहुत खूबसूरत सुझाव दिया है, और वो सुझाव इस देश की राजनीति को बहुत आगे तक ले जाने वाला है। जब प्रशांत ये कहते हैं कि राहुल गांधी को नंबर 1 लीडर ऑफ अपोजिशन का ओहदा संभालना चाहिए, नंबर 2 कि एक शैडो कैबिनेट बनानी चाहिए। ये दोनों फंक्शन कैसे करेंगे? देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन वो स्थिति है कि जो हम लोगों ने पिछले 10 सालों में देखा है कि राहुल गांधी कुछ बोलना चाहते थे तो उनको बोलने नहीं दिया जाता था, वोटिंग करके परेशान किया जाता था, माइक काट दिया जाता था, वगैरह वगैरह। हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है।
उन सब चीजों का सिला लीडर ऑफ अपोजिशन जब हाउस में खड़ा होता है तो एवरीबडी इज ड्यूटी बाउंड टू लिसन हिम। और लीडर ऑफ अपोजिशन के पद पर जब आप होते हैं तो आपके पास टाइम का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता, यानी आप अपनी बात को बहुत संजीदा तरीके से बहुत तैयारियों के साथ कह सकते हैं। और जब आप शैडो कैबिनेट ले लेंगे, आप कल्पना कीजिए कि आपने 10 आदमी ऐसे छांट लिए, इन्होंने तो 70 की कैबिनेट बनाई है, आपने 10 आदमी अपने इंडिया गठबंधन में से ऐसे छांट लिए। उन 10 आदमियों को 1-1, 2-2, 3-3 महत्वपूर्ण मंत्रालय उनकी योग्यता, क्षमता और रुचि के हिसाब से आपने दे दिया और बोला कि आप लोग इंडिविजुअली अपने स्तर पे इस सरकार की परफॉर्मेंस को लेकर के तैयारियां करके सदन में आइए और कमान संभालिए ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सरकार के लिए, जो सरकार लंतरानियों के आधार पर चलती रही है जी। उसके लिए सदन को फेस करना मुश्किल हो जाएगा। तैयारी करके आना पड़ता है विपक्ष को बहुत कुछ तैयारी। आपको हवा में आकर के सीधे यहां भाषण देने, राजनीतिक भाषण देने से बात नहीं बनेगी। विपक्ष जब तैयारियों के साथ आएगा, आप लेजिस्लेशन की बात करें, आप किसी पॉलिसी की बात करें, हम लोगों ने पीछे देखा है विपक्ष का कोई मोशन नहीं सुना जाता था किसी चीज पे चर्चा के लिए। आज की तारीख में वो स्थितियां नहीं रहेंगी। अब अगर विपक्षी कहेगी कि हम महंगाई पर चर्चा करना चाहते हैं सर्टेन रूल के तहत, तो उस पर महंगाई पे चर्चा करने के लिए मजबूर होगी है सरकार। और फिर वहां बात आएगी जिसकी बात अभी किरण रिजिजू ने की बात उठी यहां। वाकई में किरण रिजिजू इस लायक है ही नहीं कि वो संसदीय कार्य मंत्री जैसा बहुत ही पॉलिटिकल, टेक्टिकल, स्टेबल टाइप का उनका दिमाग, बुद्धि नहीं है। तो पर्दे के पीछे से कौन चलाएगा संसदीय कार्य मंत्रालय को? अमित शाह चलाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि वहां पर ये चीज वैसी ही होगी। ये संसदीय कार्य मंत्री गुलाम नबी आजाद भी नहीं और प्रमोद महाजन भी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि ये जब चीजें सदन चलेगी, और देखिए क्या है, जब तक आप इस सरकार को गिरा नहीं देते तब तक आपकी सबसे बड़ी ट्रायल ऑफ स्ट्रेंथ 2 जगह पे होती है, एक संसद के अंदर और दूसरा सड़क पर। सड़क पर लड़ने के लिए आपके पास बहुत सॉलिड मुद्दे हैं, ठोके बजाय आजमाए हुए मुद्दे हैं जो अभी आपने इस चुनाव में आजमाए हैं। उन मुद्दों को खाली आपको हॉट बर्नर पर रखना है। लेकिन संसद के अंदर सरकार को आपको पॉलिसी पे और गवर्नेंस पे घेरना है। जब पॉलिसी और गवर्नेंस पे आप घेर लेंगे तो वैसी स्थिति में आप अपने आप पॉलिटिकल डिबेट्स के माध्यम से अपनी बात को और स्ट्रांगली और वेहेमेंटली कह पाएंगे, और ये सब कुछ होगा भी। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस चर्चा। जी बिल्कुल होगा ये तैयारी। ये सब बहुत अनुभवी लोग राजनीति में बैठे हैं, ये तैयारियां, ये बातें, ये नुएंसेस वो खूब अच्छे ढंग से समझते हैं। तो ये सारी चीजें होंगी और उसके बाद ये सरकार जिसे हम अंतर्विरोध, जिसका हम इंतजार करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या नरेंद्र मोदी अंतर्विरोधों से जूझ पाएंगे, क्या नरेंद्र मोदी अपने व्यक्तित्व में बदलाव ला पाएंगे, अपनी कार्यशैली में बदलाव ला पाएंगे। इन सब चीजों की जो असली बैटल ग्राउंड है, इसका जो असली अखाड़ा है, वो संसद साबित होगा और कहीं कुछ नहीं होगा। ये छोटे मोटे बयान, ये वो, इनसे कुछ नहीं होने वाला। असली चीज वहां होगी, मुकाबला वहां होगा, और वहां का मुकाबला राजनीतिक जो है वो पूरे के पूरे नैरेटिव को बनाएगा। इसलिए अब जो चीज है, अब जो हम लोगों ने पीछे बीते 10 साल में नहीं देखी है, वेहमेंट मेजॉरिटी की वजह से और इनके तौर तरीकों की वजह से, अब बात दूसरी होगी। और रही बात इसकी कि जैसा अभी प्रकाश जी ने कहा कि भाई वो जो उद्योगपति साथी हैं, उद्योगपति साथियों का भला करने का सब रास्ता निकल आता है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको लेकर के कि नहीं साहब उसको बहुत कुछ निकला। जहां सत्ता, देखिए सत्ता आदमी पकड़ता ही इसीलिए है, वहां पर इतनी मैन्यूवरिंग की गुंजाइश होती है। मैंने खुद देखा है राजीव, विपक्ष में बैठा हुआ कोई नेता भी अपने किसी काम के लिए, अपने किसी फेवर के लिए, अपने किसी काम के लिए अगर किसी नेता के पास जाता सत्ता पक्ष वाले, तो आमतौर पर 99% केसेस में उसकी बात सत्ता पक्ष में बैठा हुआ नेता सुनता है, मंत्री सुनता है, मानता है। इसलिए ये एक व्यवहारिक चीज है जो उनके यहाँ उनकी जमात में, उस नेताओं की जमात में ये गिव एंड टेक चलता रहता है। उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। हाँ, फर्क कहां आएगा? फर्क आएगा कि पहले जो आप आंख बंद करके चीजें कर लेते थे वो आसानी से नहीं कर पाएंगे। फर्ज कीजिए कि आज आप चाह ले कि हम 2 एयरपोर्ट अडानी को और थमा दें, वो उतनी आसानी से नहीं होगा। लेकिन अगर आप अडानी को थमाना चाहेंगे तो थमाने के रास्ते बहुत मौजूद होते हैं सरकार के पास और सत्ता के पास। सवाल यह है कि क्या आप नहीं थमाने की नीति अपनाएंगे? ऐसा सोचना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। वो कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए।
तो ये जो राजनीतिक तौर तरीके हैं यहाँ पर जिस तरीके से सरकार चलती है, उसमें यह मुझे नहीं दिखता राजीव जी, कोई। हाँ, असली खेल जो मुझे दिखता है, जो अब सही मायने में अब राजनीति अभी हमारे सामने आएगी, जिस जेन्युइनली राजनीति कहते हैं, वो दिखेगी कि इस सरकार पर एक मजबूत विपक्ष मुद्दों पे, पॉलिसीज पे, नैरेटिव्स पे हमला करेगा सदन के अंदर, जहां आपको आंखों से आंखें मिला के सुनना पड़ता है। देखिए सदन की खूबी क्या होती है, सदन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि एक पक्ष को दूसरे पक्ष की बातें आंखों में आंखें डाल के सुननी पड़ती है। बिल्कुल, थोड़ा समय कम है, प्लीज समाप्त कीजिए जी। हाँ, मैं एक दो बात छोटी सी एक मिनट में खत्म करता हूं। तो वहां पर जो सबसे बड़ा फर्क पड़ता है, एक एक बात आपकी कही गई वो मर्यादित होनी चाहिए, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में होनी चाहिए। एक एक बात आपकी रिकॉर्ड का हिस्सा है, एक एक बात ऐसी है जिसपे कि आपको जवाब देना होगा, आप भाग नहीं पाएंगे। सदन के अंदर अगर एक कमजोर विपक्ष भी होता है राजीव, सोचिए कि जिस मुद्दे पर सिर्फ बहिष्कार कर देता है, वॉकआउट कर देता है, उस पर भी सरकार के लिए एम्बेरसमेंट होता है। क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि आपको वहां आपकी हर चीज को हाईएस्ट पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड से मेजर किया जाता है। इसलिए वहां पर अब खेल वहां होगा। अब ये छोटी मोटी चीजें अगले 6 महीने तक आप देखिएगा, कुछ ऐसा महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट नहीं होने वाला। अब जैसे मान लीजिए हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई पैकेज की बात हो रही है स्टेट के लिए, पैकेज दे ही नहीं सकते, कानून में प्रोविजन नहीं, वो स्पेशल स्टेटस दे ही नहीं सकते, पैकेज दे सकते हैं। पैकेज की तैयारी चल रही है, पैकेज दे दिया जाएगा, पैकेज देने में कोई दिक्कत नहीं, तो उसमें समस्या नहीं आएगी। इन छोटी मोटी चीजों से सरकार नहीं ऐसे लड़खड़ाएगी। खेल होगा बड़ा तब जबकि आप जो है वो, अब जैसे क्या आप समझ रहे हैं, नीतीश कुमार की या चंद्रबाबू नायडू की या जिन लोगों पे ये सरकार निर्भर है, क्या सबका फाइल और फोल्डर नहीं तैयार है नरेंद्र मोदी के पास? आने वाले दिनों में कब किसकी कहां कैसे नकेल टाइट करनी है, जैसे उस कार्यशैली उनके पीछे थी, क्या वो अब नहीं होगी? बिल्कुल होगी कि हमें अपने सहयोगियों से कैसे डील करना। हाँ, विरोधियों से डील करने में प्रिकॉशन रखा जाएगा, लेकिन विरोधियों से डील करने में भी ऐसा नहीं है कि वो अचानक जो है वो ईडी जो है वो धर्मात्मा हो जाएगा। ईडी का इस्तेमाल होगा, आप देखिएगा। तो कहने का मतलब कि उसकी इंटेंसिटी में फर्क आएगा, लेकिन होगा वो, बिकॉज वो आपका पिलर भाई, वही आपकी सरकार चलाने का तरीका है। उसके बगैर तो आप कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। आप देखिए ना, मायावती को आपने सिर्फ और सिर्फ डरा करके, धमका करके पॉलिटिकल एरेना से बाहर कर दिया। ये क्या है? एक जमाना था मायावती की पार्टी राष्ट्रीय दल का स्तर तक पा चुकी थी, नेशनल पार्टी बन चुकी थी। आज कितनी मार्जिनलाइज हो गई है? क्यों? क्योंकि मायावती डर गई कि हमें जेल नहीं जाना। और इन्होंने किस चीज के लिए डराया? कि भाई इस मामले में जेल भेज देंगे, उस मामले में जेल भेज देंगे। तो अब विपक्ष में आज की तारीख में जो विपक्ष नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा है, ये वो विपक्ष है जो इस बात के लिए तैयार है कि आपको जेल भेजना है तो भेज दीजिए, लेकिन हम आपके आगे दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। तो वो सारी बातें आप ट्रांसलेट होगी, संसद के अंदर दिखाई देंगी। जी राजी जी प्रशांत जी, क्या कुछ कहेंगे आप? सदन के अंदर की बात चल रही है और बात इस सरकार के आगे के यानी कि भविष्य की चल रही है, इसमें विपक्ष की बात चल रही है, बात राहुल गांधी की चल रही है, बात नेता प्रतिपक्ष की चल रही है। क्या कुछ आप जोड़ना चाहेंगे? प्रतिपक्ष के बारे में तो मैंने कहा कि नो डाउट राहुल गांधी को ये एक्सेप्ट करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, तभी देखिए क्या है कि क्यों मैं कह रहा हूं राहुल गांधी को एक्सेप्ट करना चाहिए। पिछले 10 साल मीडिया ने एक सवाल खड़ा किया, इफ नॉट मोदी हु, मोदी नहीं तो कौन? और इसी सवाल के इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी को वो आराधना पूजा करते रहे वो मीडिया, जो उनका मीडिया है। दूसरा, ये जो नया मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, इसने भी इस सवाल को जिंदा रखा। वो मोदी की आलोचना करता है, सरकार की आलोचना करता है, सांप्रदायिकता के खिलाफ बड़े बड़े लेख और बड़े बड़े वीडियो बनाता है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर एक भी लेख वहां नहीं आता है। ये बहुत रेखांकित करने वाली बात है, जो जिसको माना जाता है कि सेकुलर मीडिया है, जो सेकुलर मिजाज के बुद्धिजीवी हैं,
जी। वो कभी राहुल गांधी के बारे में नहीं लिखते, जिस व्यक्ति ने चुनाव को पलट दिया पूरा, जिस व्यक्ति ने चुनाव को वहां ला दिया कि आरएसएस को कहना पड़ रहा है कि 400 पार का नारा गलत था, उसके बारे में सेकुलर मीडिया भी नहीं लिखता है। शायद यही एक प्लेटफॉर्म है जो राहुल गांधी के बारे में चर्चा करता है। तो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष इसलिए लेना चाहिए कि ये जो इफ नॉट मोदी हु, मोदी नहीं तो कौन का जो सवाल है, इसको जिंदा रखना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आपको नेता प्रतिपक्ष को दिखाना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, किरण रिजिजू कैसा चलाएंगे वो तो मैं कह ही चुका हूं कि वो ट्रोल मिनिस्टर है। राहुल गांधी ट्रोल मंत्रालय में वो राज्य मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, उनकी चुनाव हार गए अमेठी से। तो दूसरा कि देखिए, जो इम्पोर्टेंट है राजनीति की, विपक्ष के पास अभी राजनीति क्या बची हुई है। स्पीकर चुन लेंगे, अपना संख्या है जी जी, लेकिन विपक्ष को चाहिए कि स्पीकर का एक कैंडिडेट दें, और ऐसा कैंडिडेट दें कि जैसे मान लीजिए कि आप असम से जो 10 लाख वोट से जीत कर आया रकीबुल हसन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीनियर लेजिस्लेटर है, 4 बार से एमएलए, 20 साल से एमएलए। आप अगर मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि रकीबुल हसन 10 लाख से रिकॉर्ड वोटों से जीतने वाले कैंडिडेट को, एमपी को, अगर इंडिया गठबंधन अपना स्पीकर का कैंडिडेट बनाता है, उसके खिलाफ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वोट देते हैं, तो कितना बड़ा पॉलिटिकल लीवर आपको लीवरेज मिलेगा इनके खिलाफ जाने के लिए। तो विपक्ष को बहुत ही राजनीतिक ढंग से सोचकर ये सब काम करने होंगे। चुनौतियां बहुत सारी हैं। आपने विधानसभा के बात की, अग्निवीर है, उसको वो खत्म नहीं करेंगे। 50 चीजें हैं, किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन में जो बातें हुई थी, एमएसपी का कानून, वो जिंदा है मामला। किसानों की आय दुगनी कर देंगे, वो जिंदा है मामला। तो चुनाव, जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बहुत सारे चुनौतियां जिस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। लेकिन अभी विपक्ष अगर स्पीकर का एक कैंडिडेट देता है, और ऐसा कैंडिडेट देता है कि जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को मुश्किल में डाले, तो राजनीति थोड़ा सा रोचक हो जाएगी। जी, राजनीति थोड़ा रोचक होगी। इस राजनीति में अभी बहुत रोचकता बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी है, आप ये तय मानिए। और इन सब के बीच अभी 1 सप्ताह का इंतजार कीजिए। लोकसभा की कार्यवाही जैसे शुरू होगी, फिर राज्यसभा की कार्यवाही होगी, और इन सब के बीच राष्ट्रपति का अभिभाषण, फिर फ्लोर टेस्ट, उससे पहले प्रोटेम स्पीकर, फिर स्पीकर, ये सब कुछ नेता प्रतिपक्ष, तो बहुत सारे इवेंट हैं। और इन सब से पहले राज्यों के साथ में कैसे तालमेल बिठा रही है केंद्र में बैठी हुई मोदी या एनडीए की सरकार, ये भी देखना होगा। तो बहुत बहुत कुछ होना बाकी है। राहुल लाल जी, क्लोजिंग कमेंट। राजीव जी, देखिए, जो अभी लोग बातचीत कर रहे हैं कि आपके जो आगे आने वाले समय में क्या इस सरकार के भविष्य की स्थिति देख रहे हैं। देखिए, भूलना नहीं चाहिए कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में प्रति सेकंड जिम्मेदारी तय होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर अभी आप बहुमत प्राप्त कर भी लेते हैं, लेकिन कोई बड़े इवेंट की कहानी होती है, तो फिर भी वो संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, यहां पर सारा दारोमदार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। क्या वो अपने ही पार्टी के पुरोधा अटल बिहारी वाजपेयी से कोई शिक्षा लेने के लिए तैयार हैं? अगर वो कोई शिक्षा लेने के लिए तैयार हैं, समन्वय करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष के साथ संवाद करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष को सुनने के लिए तैयार है, तो संकट की स्थिति नहीं है। लेकिन जो इनका मंत्रिमंडल, जो इन्होंने शपथ ग्रहण किया और जो मंत्रिमंडल का निर्माण किया, वहीं पे प्रथम स्टेज में ही अगर हम लोग देखें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी से दूसरे रास्ते पे चलते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के भी 2 रिकॉर्ड है। 13 दिन वाली भी सरकार चली है और 13 महीने वाली सरकार भी चली है, और बाकी उन्होंने पूर्ण कार्यकाल भी चलाया है। राजीव जी, जी, तो इनके संदर्भ में मुझे दिख रहा है कि आखिर
सदन की कार्रवाई शुरू होने में विलंब क्यों? देखिए, सरकार कॉन्फिडेंस में अभी भी नहीं है। आप शपथ ग्रहण जब 9 तारीख को हो चुका है, आप सोचिए कि आप अगले सप्ताह से आप सेशन शुरू करने वाले हैं, जबकि अगर सरकार पूरा कॉन्फिडेंस में होती तो अभी इस समय सेशन शुरू भी हो रहा होता और धीरे धीरे करके जो प्रोटेम स्पीकर होते वो सदस्यों को जो है कि वो शपथ दिलवा रहे होते, तो प्रोसेस गति में होती। प्रोसेस को देखें अगर पिछले संसदीय व्यवस्थाओं के हिसाब से, तो वो कहीं कहीं डिले चलता हुआ दिख रहा है। एक तो चुनाव आयोग ने डिले किया सो किया, लेकिन प्रधानमंत्री भी यथासंभव जो डिले किया जा सकता है वो डिले यहाँ पे वर्तमान में भी होता हुआ दिख रहा है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के एक विरोधाभास को दिखा रहा है। राजीव जी, एक तरफ वो मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो मंत्रिमंडल के गठन के दरमियान में कॉन्फिडेंस दिखाया है, वो अगले चरण में नहीं दिखा रहा है। इन स्थितियों के कारण मैं अभी भी मानूंगा कि ये महीना अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण महीना है इस सरकार के लिए, जो सदन की पूरी कार्रवाई चलेगी। क्योंकि देखिए, विपक्ष कभी भी उनको रणनीति बता के काम नहीं करेगा। जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी, तो तमाम याद कीजिए राजीव जी, तमाम आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि उस समय तमाम लोगों ने बाहर क्या बयान दिया था? सबों ने बयान दिया था कि वो सरकार को सदन में समर्थन करने जा रहे हैं। ऐन वक्त पे वो रणनीति के तहत अंदर की गणित बदल चुकी थी। तो अगर विपक्ष इस प्रकार की कोई व्यूह रचना अगर करेगा भी, तो वो सार्वजनिक तौर पर नहीं होगा, वो परिणाम हम लोग को सदन के भीतर ही दिखेगा। और हम लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए राजीव जी, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव के अभी हम लोग देख रहे हैं परिणाम। महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम जो यहाँ पे आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को काफी झटका लगेगा। आप याद कीजिए कि हम लोग 1 साल से डिबेट कर रहे हैं राजीव जी, और जनता ने मूड सोचे 1 साल पहले जो मूड बनाया हुआ था वही मूड अभी भी दिख रहा है। तो अब जनता काफी परिपक्व होकर जो बहुत लॉन्ग टर्म पहले ही निर्णय ले रही है। तो विधानसभा चुनाव में तो इनका झटका लगना तय है। मुख्य चीज ये है कि ये सरकार को चलाते किस रूप में, विपक्ष के साथ कैसा व्यवहार करते। क्योंकि देखिए, अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में फर्क काफी कम रह गया है। पिछले 10 वर्षों में जो चीज हम लोगों ने देखी है वो तो अब कभी भी संभव नहीं है। और मैं भी इस बात को मानता हूं कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, और सरकार को ऑन फ्रंट जो है कि एकदम बिल्कुल आमने सामने से मुद्दों के आधार पर, उनके हर मामले हर मुद्दे के आधार पर उन्हें चोट करते रहने की सख्त जरूरत है। और मैं प्रशांत जी के इस बात से भी सहमत हूं कि अगर चंद्रबाबू नायडू या फिर जो है कि नीतीश कुमार ये लोग अगर वहां पे अपना स्पीकर पद के लिए अपनी दावेदारी नहीं करते हैं, तो टीम इंडिया के लोगों को जरूर जो है उसके लिए उस प्रकार का नाम देना चाहिए। जो सुझाव प्रशांत जी ने दिया, बड़ा शानदार सुझाव दिया है। उस प्रकार के कुछ और भी नाम हो सकते हैं स्पीकर पद पे, बिल्कुल वहां पे वहीं से सरकार को और उनके सहयोगियों को एक्सपोज करने की शुरुआत भी करनी चाहिए। और मैं मान के चल रहा हूं कि मोदी जी के लिए डगर पंगट की बहुत ही कठिन है, आसान नहीं है उनके लिए रास्ता। जो कॉन्फिडेंस वो दिखा रहा है ऑन स्क्रीन, वो रियल जमीन पे वो स्थितियां बिल्कुल बदली हुई स्थितियां हैं राजीव जी। जी बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। और इस बीच हमने राहुल गांधी को कौन सी सीट छोड़नी चाहिए, ये एक पोल किया था। इस पोल में रायबरेली के लिए 38%, 38% और वायनाड के लिए 62%। 8,082 से ज़्यादा ये लगातार बढ़ रहा है। 8,093 लोगों ने इस पोल में हिस्सा लिया है, और उसमें वायनाड छोड़ने के लिए 62% लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को छोड़नी चाहिए और रायबरेली अपने पास रखनी चाहिए। ये राहुल गांधी को इस पर विचार करना चाहिए। अब 8,117 लोगों ने लगातार हमारे साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो पोल कर रहे हैं, और क्या होना चाहिए, राहुल गांधी को कौन सी सीट छोड़नी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के सामने 2 चुनौतियां हैं, जो पहले भी कह चुका हूं। एक चुनौती कि राहुल गांधी वायनाड रखें या रायबरेली रखें, क्योंकि दोनों में से एक ही रख सकते हैं और किसी एक जगह पे उपचुनाव होना है। तो यहाँ पर जो हमारे साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनका मत 62% लोगों का मत यही है कि राहुल गांधी को वायनाड छोड़कर रायबरेली अपने पास रखना चाहिए। और दूसरी चुनौती उनके पास वही है कि जो CWC में कहा गया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कहा गया कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभालें
अब ये उनको सोचना। तो दो चुनौतियां सामने, इन दोनों पे डिसीजन लेना उनका काम है। चुनौती न कहें तो डिसीजन जरूर लेने में अब वो उनकी बुद्धिमत्ता कहाँ तक किस दिशा में जाती है वो देखा जाएगा। तीसरी तरफ इधर जो हम बात कर रहे थे अभी तक कि एनडीए के अंदर जो घमासान है, उथल पुथल है, वो कैसे है, इस पर चर्चा कर रहे थे। और साथ साथ सदन के अंदर से क्या कुछ सुनने देखने को मिलेगा आने वाले समय पे, उसकी बात हम कर रहे थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं राहुल लाल जी आपका, बहुत शुक्रिया मुकेश कुमार जी। अब कार्यक्रम मुकेश जी समाप्त कर चुका हूं, 8:42 हो गए, 12 मिनट ज्यादा ले चुका हूं। प्लीज 1 मिनट में अपनी बात रखिए। 30 सेकंड मुश्किल से। देखिए, वायनाड में कांग्रेस पार्टी को वही करना चाहिए जो उसने अमेठी में किया है, यानी किशोरी लाल जैसा एक व्यक्ति ढूंढना चाहिए और वो उस व्यक्ति को वहां खड़ा करना चाहिए। बस इतनी बात कहनी। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलिंदु उपाध्याय जी, आप सब। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।